नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस वक्त बाजार बिल्कुल अगर आप देखें दिन के मध्य पर खड़ा है, यानी सुबह ओपनिंग टिक्स के साथ जो हाई लगाया था और लगभग 12 बजे के आसपास जो लो लगाया था उसके ठीक मिड पॉइंट पे हम खड़े हुए इस पर। तो आखिरी 1.5 घंटे में क्या स्ट्रैटेजी होगी इस पर बात करेंगे और ऑफ कोर्स नए साल में कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा इस पर भी हम फोकस करेंगे। 2019 की आप तैयारी CNBC आवाज के साथ ही करें। हमारे साथ ढेर सारे जानकार जुड़ेंगे, लेकिन पहले बाजार की चाल देख लेते हैं। निफ्टी 10,883 के लेवल्स पर 23.2 पर है। निफ्टी बैंक नीचे गया था, लेकिन नेशनल लेवल से देखिए रिकवरी आई है, फिलहाल 60 पॉइंट ऊपर और मिड कैप इंडेक्स अपनी चाल को बरकरार रख पाए हैं। तो तेजी वाले खिलाड़ी आज भी एक्टिव हैं मंदी वाले खिलाड़ियों के मुकाबले। तो बुल्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है वो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मेटल्स आज चमके हैं और स्टील कंपनियों का बोलबाला है। JSW, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में देखिए सुबह से खरीदारी और 2-2-2.5% तक का उछाल देखने को मिला। इसको फॉलो कर रहा है हिंडाल्को, वेदांता जैसे शेयर भी यहाँ पर भी हमने देखा 1 से 1.5% तक का उछाल देखने को मिला है। NBFCs के लिए जो सस्ता कर्ज उठाने की मियाद 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी, इसे बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया है, यानी कि 3 महीने और एडिशनल मिले हैं उस सस्ते कर्ज उठाने के लिए। दीवान हाउसिंग, चोला, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये तमाम स्टॉक्स में हमने देखा है जमकर खरीदारी हुई है। फार्मा में आज एक्शन है। सन फार्मा, डीवीज, औरो जैसे काउंटर्स है जहां पर आज हमने देखा है खरीदारी हुई। और वैसे इंडेक्स गेनर्स की बात करें तो कुछ चुनिंदा हम देख रहे हैं, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स हो, टाइटन जैसे स्टॉक्स हो, इनमें भी बढ़त देखने को मिली है। एक बार जरा उन स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जो कि बैकफुट पे हैं। हालांकि जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि बाजार एक रेस्ट्रिक्टेड फॉल की अगर आप देखें ट्रैजेक्टरी में क्या था, सीमित दायरे की गिरावट, लेवल्स को रिस्पेक्ट देना, मार्केट ब्रेथ का अच्छा रहना। इसीलिए जो बैकफुट पे हैं, जो गिरे हुए हैं, उनको अगर आप देखें आप सेक्टर्स के आधार पर नहीं बांट सकते। हालांकि आपके स्क्रीन पर आप देखें तो कुछ चुनिंदा सरकारी छोटे बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक के बैकफुट पे हैं। लगभग 1-1.25% की गिरावट यहाँ पर है। लेकिन अगर आप मैं थोड़े से और आपको लूजर्स बताऊं तो यहाँ पर इन्फाटेल बैकफुट पे आ चुका है डिसाइसिवली, और भारतीय इन्फाटेल, नेस्ले अगर आप देखें आज शुरुआती टिक्स में ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद इसमें एक डिप आया। CG पावर एक काफ़ी सब्सटेंशियल रनअप के बाद, एक बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पर एक डिप है आज। और उसके बाद कमिंस इंडिया, कैनफिन होम्स, सन टीवी अगर आप देखें ये कैपिटलाइज नहीं कर पाए। निफ्टी को एक बार जरा इंट्राडे चार्ट्स पे देखते हैं एग्जैक्टली कर क्या रहा है। देखिए सुबह हमने जो इनफैक्ट हैशटैग अप्रोच अपनाई थी कि कहाँ तक वेट करेंगे लोअर साइड पे, वो थी 10,840। ये हमारी तेजी का अगर आप देखिए हालांकि इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, कुछ देर में मैं ऑप्शन के आंकड़ों के जरिए आपको समझाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट निफ्टी ने 10,840 को रिस्पेक्ट दी, बहुत दी। एक बार कुछ ऐसे स्टॉक्स देख लीजिए जो कि इस वक्त डे हाई पर आके खड़े हो गए हैं। उसमें है सन फार्मा डे हाई पर, IRB डे हाई पर, बायोकॉन डे हाई पर। तो अभी जो हर्षिता ने बात कही ना कि फार्मा में कुछ आज हो रहा है, कुछ आखिरी 1.5 घंटे में विजिबल है हर्षिता, और एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए जानकारों को जोड़ लेते हैं और हम बात करेंगे डिटेल में कि आपने कहाँ पैसे लगाने इस समय इंट्राडे के लिहाज से। शुरुआत होगी ट्रेडर 2 के साथ। हमारे साथ राहुल शाह है, संदीप जैन है और राजेश सातपुते। तो राजेश, सबसे पहले ट्रेडर 2 क्या निकाला आपने, क्या करें? हर्षिता, मुझे लगता है मेटल सेक्टर में ट्रैक्शन बहुत बढ़िया है और इनफैक्ट सेल बढ़िया लग रहा है, तो सेल में ही बाय रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 54.50 का और टारगेट है 60 के आसपास का। ओके, सेल में बाय रहेगा, याद रखिएगा सेल में बाय है, नॉट सेल को बाय करना है यहाँ पर। और सुबह से मेटल्स में अगर आप देखें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग, और 56 रुपये 35 पैसे के ट्रेड एट 2 अगर आप देखें तो रहेगा सेल 56 रुपये 35 पैसे के स्तर पे यहाँ पे है। पूरा बास्केट दिखाएंगे जरा एग्जैक्टली आप आज सुबह से अगर आप देखें टिक बाई टिक चार्ट्स में देखिए, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो नाल्को हो, चाहे हिंडाल्को हो, चाहे वेदांता हो, चाहे JSW स्टील हो, चाहे वो JSW स्टील हो, सब में काफ़ी शानदार मूव था। राजेश, अगर सिर्फ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बात ना करूँ, मैं यहाँ पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ, ये जो सेक्टोरियल रोटेशन हुआ है और इसका कंफर्ट अगर आप देखें एक बार वही है ट्वीट के विधाता है ट्रंप साहब, उनके एक जो ट्वीट से कंफर्ट मिला है कमोडिटी मार्केट को। क्या पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से इस स्पेस में किसी ट्रेड पे फोकस करेंगे आप?
रादर वीरू, अगर आपने देखा लास्ट वीक में सेल में डिलीवरी बेस्ड बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है और डिलीवरी बाइंग होने के बावजूद उसमें थोड़ा बहुत जो मोमेंटम स्लगिश था, तो मुझे लगता है वो जो मोमेंटम है वो सेल में कहीं जाके आगे जाके अनफोल्ड होगा। देखिए ये 60 का जो टारगेट है वो एक मोमेंटम बेट है जो हम लोग यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे इन पर्टिकुलर सेल का टारगेट करीबन 68 के आसपास होता है। यहाँ पे हम लोग जो मेटल्स की बात करें उसमें और एक काउंटर को मैं जोड़ना चाहूँगा जिसका नाम है JSW स्टील। इट्स ऑन माय रडार। इनफैक्ट जो 2019 पिक है उसमें JSW का भी मैंने जिक्र किया था, 295 के आसपास का लॉन्ग इनिशिएट है। मेरा टारगेट JSW का करीबन जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं 340 पकड़ के चलता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है एक बार के लिए अटकेगा। ओवरऑल मुझे लगता है मेटल में अच्छी खासी करेक्शन है, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ओके, तो मेटल्स में चमक आज देखी जा रही है, आगे भी ये स्टॉक्स चमकेंगे। राहुल शाह, मेटल्स में आपको भी इस समय कोई ट्रेड दिख रहा है और ऑप्शंस में कोई स्ट्रैटेजी है तो वो भी सुझाइएगा। आई थिंक गुड आफ्टरनून। जिस तरह से सेटअप बना है काफ़ी टाइम के बाद मेटल्स में अच्छे खासे लॉन्ग्स बिल्टअप देखने को मिल रहे हैं। टाटा स्टील, वेदांता, JSW स्टील, तीनों स्टॉक्स के अंदर अच्छे खासे बिल्टअप देखने को मिला है। तो मैं मानता हूँ कि बेस्ट पिक मेरे हिसाब से टाटा स्टील रहेगा इन तीनों में से। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील में अपसाइड रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मिल सकता है कि कन्विंसिंगली स्टॉक में 505 के नीचे बंद नहीं आया, तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में वो मेजर सपोर्ट रहेगा स्टॉक के अंदर। और नियर टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो 517 का स्टॉप लॉस लगाइए, 560 तक का पोजीशन ट्रेड में टाटा स्टील मुझे लगता है कि ट्रेड में आ सकता है। इस बीच अगर आप देखें फार्मा का जो ये मूव है ना एक्सीड करता हुआ, ऑरबिंदो फार्मा वॉकहार्ट, हालांकि वॉकहार्ट के मूव को बहुत शायद तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत जल्दी फिजल आउट हो जाता है, लेकिन राजेश एक एक करके आप देखें मोमेंटम जनरेट हो रहा है और आखिरी का 1.5 घंटा क्योंकि क्रिटिकल है, इसमें से कोई इंट्राडे चार्ट पर अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त वॉकहार्ट स्पेशली? देखिए वॉकआउट आपने सही कहा, एक आउट ऑफ फार्मा जो कि एक लो बीटा है उसमें से सबसे ज़्यादा हाई बीटा कोई है तो मुझे लगता है वॉकआउट ही है। लेकिन उसके चलते अगर आप मोमेंटम अगर प्ले करना है तो मुझे लगता है वॉकआउट फार्मा में बेटर होगा मोमेंटम के लिए। आज से 528-29 ये इसका करंट मार्केट प्राइस है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन होगा वो करीबन 522 के आसपास होगा। जो टारगेट है वो करीबन 537 इनिशियली एंड 540 मैक्सिमम। आज आपके अगर आप देखें शब्दों का चुनाव देखिए, लो बीटा में हाई बीटा और सेल को सेल सीख रहा हूँ। इनफैक्ट फार्मा कंपनियों में फिर सन फार्मा और ऑफ कोर्स डीवीज लैब पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं क्योंकि इनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया था अपने बुल ट्रेड्स में। आप क्या प्रेफर करेंगे लेना? देखिए तीनों स्टॉक्स जो हम बात करें वो वायदे बाजार में काफी एक्टिव है आज। राहुल, आई थिंक मेरा प्रेफरेंस सन फार्मा में रहेगा। काफ़ी टाइम के बाद स्टॉक कन्विंसिंगली मोमेंटम के बाद फ्राइडे को भी अच्छी खासे लॉन्ग्स बिल्टअप देखने को मिले और आज भी सस्टेन कर रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा रैली के लिए सन फार्मा रेडी हो चुका है। तो मैं मानता हूँ कि 417 के स्टॉप लॉस से सन फार्मा को लॉन्ग किया जा सकता है। 480 तक के लक्ष्य पोजीशन ट्रेडर्स को मिल सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। 480 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे सन फार्मा में एक्शन। संदीप जैन, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट स्टील कंपनियों पर मैं आपसे राय लेना चाह रही हूँ, उसके आगे फिर कुछ और सेक्टर स्टॉक्स पे बात करेंगे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, हालांकि शी जिनपिंग ने उतना एक्सूबरेंस से बात नहीं की है ट्विटर में जितना पॉजिटिव डोनाल्ड ट्रंप सुनाई दे रहे थे कि बहुत बढ़िया प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, इट्स बिन अ वेरी गुड कॉल। इस सब के बाद जो 2018 एक बहुत ही खराब साल निकल कर आया था मेटल्स के लिए, आप क्या माने ये वर्स्ट इज ओवर या फिर फाइनली माहौल को ठंडा होने दे उसके बाद देखें क्या तेजी करनी है या नहीं? या बहुत सही बोल रहे हैं, वर्स्ट इज ओवर इतनी जल्दी नहीं मानना चाहिए। देखिए ठीक है, एक ट्वीट था, ये पॉजिटिव था और मेटल्स में वो दिख भी रहा है, थोड़ा बहुत माहौल भी बनता हुआ, बट ओवरऑल देखिए डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनली। एंड इस बार जो एक स्लो डाउन की बातचीत और जो हो रही है और ओवरऑल जो दिख रहा है तो उस हिसाब से स्टील समाव बहुत अफेक्टेड होता है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन स्टील सेक्टर में अगर कोई कंपनी लेनी हो तो मुझे समाव JSW स्टील पे बहुत कन्विक्शन आता है और मुझे समाव वो कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी ने जो पास्ट में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है और अब इंडेक्स का भी पार्ट बन गया है, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर ये तीनों स्टॉक्स में से कुछ लेना ही हो तो मैं JSW स्टील के साथ जाऊँ। अब तक की स्क्रीन रीडिंग में ना राजेश मोमेंटम बहुत बाजार में कम लग रहा है, बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें एक आधा स्टॉक जिसमें मोमेंटम है वो अगेन घूम फिर के वही है मेटल। और आप देखिए इस वक्त एक अच्छा इंटरडे ब्रेकआउट आया है JSPL में, जिंदल स्टील एंड पावर में।
166.65 एक चैनल ब्रेक हुई है यहाँ पर। प्लीज जरा एक बार चार्ट्स पे लेके आएंगे। 166.15 राजेश 166.30 अगर मैं मान के चलूँ 4-5 रुपए का स्विंग 171 पॉसिबल लग रहा है यहाँ पे। यस, वेरी मच पॉसिबल। देखिए 165.50 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जो अपने टारगेट कहा, जो इसका रिसेंट स्विंग हाई था वो करीबन 171.50 के आसपास था, तो मुझे लगता है वहाँ तक तो जाना चाहिए। 171.50 तक की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, याद रखिएगा। सबसे क्लियर कट ब्रेकआउट यहाँ पर ही है। और कुछ स्टॉक्स जो कि सुबह से मोमेंटम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नॉन अगर आप मेटल्स में देखें DHFL का जिक्र किया ही था हमने, उसके बाद एक चेन्नई पेट्रो और एक है IRB इंफ्रा। IRB इंफ्रा इनफैक्ट आपने आइडेंटिफाई किया था? नहीं, चेन्नई पेट्रो का मैंने मेरे ख्याल में दोपहर में हम बात कर रहे थे 1 बजे के आसपास, और उसको लेकर काफी बुलिश थे। मुझे एग्जैक्टली टारगेट याद नहीं है, लेकिन प्रकाश ने कहा था एक मौका है, और मेरे ख्याल में उन्होंने 310 का जिक्र किया था। आप नोट कर रहे हैं, दिखेगा 310? यस, इनफैक्ट बेहतरीन प्राइस पैटर्न है। और हर्षदा कल नहीं, यानी फ्राइडे नहीं, थर्सडे के सेशन में उसमें बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ था। उसके बाद एक सबड्यूड सेशन था, अगर आपको याद है हमारी बात भी हुई थी इसके ऊपर। और 308-310 का टारगेट तो बहुत इमीडिएट आना चाहिए, यही अपना वर्डिक्ट था। जो स्टॉप लॉस हर्षदा हमने 275 किया था, उसको मैं अभी ट्रेल करूंगा। मुझे लगता है 285 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेना है तो 285 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 308-310 यही टारगेट होगा। IRB का जिक्र मैं कर रहा था, और इनफैक्ट आज संदीप सुबह हर्षदा एक रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी, और उसमें जो एक क्रिटिकल पॉइंट था वो यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स पे जो ऑर्डर्स की आवंटन की संख्या है और जो तीव्रता है वो बढ़ गई है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए, 30% माफ कीजिएगा, 30% की अगर आप देखें, और ये 30% की बढ़त कोई छोटी मोटी नहीं होती है, सब्सटेंशियल होती है। और वो भी जब आप कोरिलेट करते हैं स्टॉक्स को उनके प्राइस को हिस्टोरिकल लोज के आसपास। लेट्स फॉरगेट L&T जहाँ पर है उसको छोड़ दीजिए, वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन IRB, BHEL दोनों सेक्टर से मैंने आपके सामने एक एक एग्जांपल रख दिया। आपको कुछ प्राइस यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त इस स्पेस पे? नहीं, देखिए मैं काफी कॉशियस हूँ। इनफैक्ट इस सेक्टर को लेकर मैं काफी दिनों से काफी कॉशियस हूँ। इनफैक्ट जिन तरीके के डेट्स है, और आप देखिए IRB की जब जिक्र करते थे तो इनफैक्ट मैं खुद भी ITNL का जिक्र हमेशा करता था, और आप देखिए डेट इक्विटी रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ऐसा लगता था कि चलिए इंफ्रा कंपनीज है, फंड्स लेंगे, डेट इक्विटी रेशियो हायर रहता है, बट देन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। और जिस तरीके से IRB इंफ्रा भी देखिए आप अच्छा खासा क्रैश हो चुका, और अभी भी मुझे लगता है कि कोई बहुत अट्रैक्टिव हुआ नहीं है। और इंफ्रा स्टॉक्स में ओवरऑल वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। L&T लाइफ टाइम हाइज पे है, बट अभी भी ऐसा लगता है कि अगर सेफ्टी के साथ जाना और इंफ्रा प्ले करना ही है तो बेस्ट प्रॉक्सी तो L&T ही होगा, उसके साथ जाएं। भेल भी नहीं समझ में आता है। कैपिटल गुड्स में सीमेंट समहाउ अच्छा लगता है। सो ओवरऑल इंफ्रा स्टॉक्स में मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ, एंड बट द सेक्टर इज गोइंग टू बी द रॉकस्टार समहाउ। ये सेक्टर अच्छा करेगा। अब इसके स्टॉक्स कौन से होंगे वो इतना ईजी नहीं होगा, बट फिर भी L&T लुक्स वेरी गुड। IRB पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे राहुल, जिस तरह की पोजीशंस देखने को मिली हैं? आई थिंक एंटायर सेक्टर हम देखें तो मेरे ख्याल से कोई मज़ा नहीं है सेक्टर के अंदर, और कोई भी मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई चेहरे पिक करना भी मुश्किल है इंफ्रा स्टॉक्स के अंदर। तो IRB में मुझे लगता है रैली जो है शॉर्ट लिव्ड है, तो मैं अवॉइड ही करूंगा लॉन्ग्स बिल्टअप करने के लिए। इनफैक्ट मैं 70 की 69-70 के आसपास आता है तो एक बार शॉर्ट की राय दूंगा कि वहाँ पे मल्टीपल टाइम से स्टॉक नीचे आया हुआ है। IRB को छोड़िए, NCC देखिए, क्या यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है राहुल? NCC डेफिनेटली मेरे ख्याल से रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है NCC लॉन्ग करने के लिए, तो मैं NCC लॉन्ग करने की सलाह दूंगा कि ये 94-95 का टेम्प मार सकता है 85 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह 94-95 तक के लेवल्स NCC एक प्रिफर्ड बाय रहेगा। IRB में थोड़ा सा और टाइम दीजिए, वॉल्यूम एक्शन और पकड़ ले जोर, तब यहाँ पर स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन उस रिपोर्ट में वीरेन एक चीज कही गई है कि सबसे ज्यादा जो ऑर्डर्स मिले हैं वो सरकारी कंपनियां और NHAI की ओर से मिले हैं, और 1/3 हिस्सा उस पूरे 30% ऑर्डर बुक में जो इजाफा देखने को मिला है वो NHAI की ओर से। उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो IRB एक स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट साबित होता है, तो शायद वो बाजार फैक्टर इन कर रहा है। हालांकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में ये कंपनी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जैसे जितना पहले होता था। इस बीच म्यूजिक ब्रॉडकास्ट रेडियो सिटी जो रेडियो FM चैनल है उसको चलाने वाली कंपनी, उस पर खबर आ रही है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट पर फोकस करेगी। 1:5 का रेशियो है, एक शेयर को 5 शेयरों में
बांटा जाएगा। ये फिलहाल एक अपडेट आया, उसके बाद स्टॉक देखिए करीब करीब 1.5% ऊपर, 2% ऊपर। अब ये कंपनी चलती तभी है जब इसमें कुछ खबर आती है या फिर नंबर्स आते हैं, वरना इस पे ज्यादा कोई जोर देता है नहीं। बताइए, जयपुर में आप रेडियो सिटी सुनते हैं क्या जैन साहब? या सुनते तो हैं, बट समहाउ मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये सारे स्टॉक्स लगते नहीं है, वेरी फ्रैंकली। मतलब म्यूजिक ब्रॉडकास्ट भी जो आपने कहा कि सही है, न्यूज होती है तो ही चलता है, बाकी फिर भी ठीक है। मतलब ओवरऑल मार्केट कैप को देखे और सब चीजें और स्प्लिट की वजह से देखिए थोड़ा ट्रैक्शन तो सर्टेनली बनता है स्टॉक में। अच्छा, इंफ्रा स्टॉक्स की जब बात हो रही थी तो मैं एक स्टॉक के बारे में बताना भूल गया था, वो था आईटीडी सीमेंटेशन। मुझे समहाउ इंफ्रा स्टॉक्स में ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, एक एमएनसी कंपनी है और बेहतरीन एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन और इसके लिए जानी जाती है, और मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे भी ध्यान दिया जा सकता है। जी, इस बीच एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। इस बीच आप देखिए जरा मदरसन सुमी को देखिए, एक तो मोमेंटम की कमी है लेकिन फिर भी छाट के अगर आप देखें स्टॉक्स लेके आने पड़ेंगे। मदरसन सुमी, क्या मैं लास्ट में ही इसमें एक ट्रेड विजिबल है कि नहीं? 166.90 इंट्राडे रेंज को तो वॉलेट कर रहा है राजेश हायर लेवल्स पे, और एक ये हो गया। और दूसरा स्टॉक में रखना चाहूँगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। आज सुबह से अगर आप देखें इनफैक्ट मदरसन सुमी आएगी आ गया रेडर आ गया। चलिए बता दीजिए अगर आपकी जुबान पे आ गया तो। देखिए वीरेंद्र, मुझे लगता है 175 ये इसका आज का इंट्राडे टारगेट होगा। 175 के ऊपर करीबन 178-79 तक जाएगा। बहुत अच्छा स्विंग ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉप लॉस छोटा होगा 166.50 का। चलिए अच्छा, ये बताइए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में। सुबह से इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ इस स्टॉक को, और अच्छी तरीके 1254 का लेवल मेरे ख्याल से स्क्रीन पर इस वक्त है। वीरेंद्र, मुझे लगता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट में करीबन 1248 के आसपास। यस, देखिए स्विंग के हिसाब से जो ब्रेकआउट मिल रहा है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप हो रहा है वीरेंद्र, क्योंकि स्विंग का जो टारगेट है करीबन 1260-1270, ये मैक्सिमम एक जोन है जहां तक एक स्विंग आ सकता है। पर एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस 1230 का होगा, तो 20 रुपये रिवॉर्ड 20 रुपये रिस्क, इस तरह से उसका बैलेंस हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, टाइम दीजिए इस ट्रेड को। यहाँ पर इस पर मेरी भी नजर गई थी लेकिन इस समय कन्विंस्ड नहीं है राजेश। लेकिन कल का दिन देखिए, 1 जनवरी नए साल की शुरुआत है, लेकिन एक्शन भी ढेर सारा रहेगा। ऑटो कंपनियों पर फोकस रहेगा, कुछ कंपनियों की बोर्ड बैठक है, आई एम श्योर वो आफ्टरनून के बाद ही टाइम की गई होगी। बताइए वरुण, क्या क्या होगा कल? देखिए, जैसे कि आपने जिक्र किया ऑटो कंपनीज़ का, तो आपको याद होगा कि दिसंबर का महीना हो या फिर फेस्टिवल के बाद लगातार ऑटो कंपनीज ने डिस्काउंट दिए थे क्योंकि इनकी सेल नहीं हो रही थी। तो ये देखना होगा कि इस बार ऑटो कंपनीज के नंबर कैसे आते हैं, दिसंबर का महीना इनके लिए कैसा रहा। और इनफैक्ट याद रखिए, कल से ऑटो कंपनीज ने अपने जो दाम बढ़ाने का ऐलान किया था वो भी लागू हो जाएगा। टाटा मोटर्स, मारुति, M&M, ये तमाम जो कंपनीज हैं, इन्होंने कहा था कि हम अपने प्रोडक्ट के दाम 1 जनवरी से बढ़ा देंगे, तो अब आपको गाड़ियाँ जो है वो महंगी पड़ने वाली है। कच्चे तेल पे नजर रखें, क्योंकि ओपेक का जो प्रोडक्शन कट था वो कल से लागू हो जाएगा, तो आपको कच्चे तेल पे इसका सीधा रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। वैसे कतार कल ओपेक से भी बाहर होने वाला है, तो ये भी एक खबर है। एक्सिस बैंक पे नजर रखिए, शिखा शर्मा का आज आखिरी दिन है एज MD एंड CEO, और कल से अमिताभ चौधरी जो है वो इस बैंक की जो कमान है वो संभाल लेंगे। और आपको याद होगा, आज सुबह में आपको MK की रिपोर्ट बता रहा था और वो कह रहे थे कि इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी सुधर सकता है इस बैंक का। तो देखना होगा कि कल से किस तरह का परफॉर्मेंस ये बैंक डिलीवर करता है, वो आगे आपको पता चलेगा। 2 बायबैक्स है, एक NHPC, इसका बायबैक कल शुरू होने वाला है। टेंडर ऑफर है, 1 जनवरी को शुरू होगा, 14 जनवरी को बंद होगा। 28 रुपीज़ का इसका बायबैक का प्राइस है और 600 करोड़ का ये बायबैक है। और दूसरा जो बायबैक बंद होने वाला है कल, वो है जस्ट डायल का। 18 दिसंबर को शुरू हुआ था, 220 करोड़ का बायबैक था, 800 रुपये का इसका बायबैक प्राइस था। तो ये 2 कंपनीज बायबैक के लिहाज से आपको अपने रडार पे रखनी चाहिए। जी हाँ, तो अगर आप देखें 2 बायबैक्स, लेकिन जो अहम बात की यहाँ पे वरुण ने, वो थे कल ऑटो कंपनियों के आंकड़े। ऑटो कंपनियों के आंकड़े भी आएंगे और प्राइस हाइक भी आएंगे, तो 2 चीज़ें। टाटा मोटर्स तो डेफिनेटली बढ़ा रहा है दाम, ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया था। और बाकी कंपनियां देखते हैं, स्पेशली 2 व्हीलर साइड पर इंटरेस्टिंग रहेगा। पर हर्ष, एक चीज़ ये भी तो है कि कमोडिटी फ्रंट पे तो उनके काफ़ी रिलैक्सेशन मिला है ना, ये भी देखिए ना आपके। बस एक दस्तूर होता है शायद मेरे ख्याल से कि वो करना है तो करना है, क्योंकि पूरी नवंबर दिसंबर आप ग्राहकों को ये बोलते हैं कि भैया खरीद लो वरना प्राइस हाइक हो जाएगा, है ना। तो वो और ओल्ड इन्वेंट्री भी तो निकालनी है मार्केट से, निकालनी है। इनफैक्ट इस पर मैं संदीप से एक राय लेना चाह रही हूँ। संदीप, मुझे याद है जब वो अल्टूरस का लॉन्च हुआ था और हम गोयनका साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा डिमांड धीरे धीरे करके वापस लौट रही है, लेकिन उसी दौरान मीडिया में जो
डीलर्स की एसोसिएशन होती है, नॉर्मली वो बाहर आके अपने नंबर सामने नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने जो फीलर्स दिए वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो हो ये रहा है कि ओईएम से गाड़ियां निकलकर डीलरशिप में जा रही है, तो ऑटो कंपनियां वो आंकड़े दिखा देती हैं, लेकिन डीलरशिप से वो गाड़ियां कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रही हैं। वो डिमांड उतनी है नहीं जितना सुझाया जा रहा है। क्या आपने किसी तरह का चैनल चेक किया है? आपको क्या फीलर्स मिल रहे हैं? और फिर ये ऑटो में तेजी फिर खोखली साबित होगी उसी पैमाने पर अगर कोई तेजी का कॉल दे रहा है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, ये चैनल चेक किया हुआ भी है और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी है, कुछ मिलने वाले लोग हैं जो ऑटो डीलर्स भी हैं शहर में। तो जनरली कंपनियों का ये रहता है कि वो लोग डंप करते हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, जो सेल्स टीम होती है कंपनी की, और फिर डंप करते हैं डीलर्स के यहाँ पे, और डीलर्स को उतना माल लेके रखना पड़ता है एक शोरूम में डालने के लिए, तो एक इन्वेंट्री उनके पास हो जाती है। सो यू आर राइट इन दिस। एंड ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड पिकअप में थोड़ा समय लगेगा, उतना इजी नहीं होगा। रीजन बीइंग कि देखिए, क्रूड ऑयल जब बहुत ज़्यादा तेज हुआ था तो उससे सेंटिमेंट्स तो डाउन हुए थे, और अब कंट्रोल में आया है, तो ऐसा लगता है कि कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। और ईयर एंड के टाइम पे काफ़ी स्कीम्स आती हैं, काफ़ी इंसेंटिव्स देती है कंपनी की सेल्स बढ़े, बट ईयर चेंज होता तो सर्टेनली एक फ़र्क पड़ता है उसका। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आने वाले 1-2 महीने में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। लोग यूँ ले लेते हैं कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट 2 महीने खरीदने में ही मिल जाता है, तो वो एक बेनिफिट हो सकता है गाड़ियों में मिले। एंड ओवरऑल आई एम नॉट वेरी बुलिश इन द शॉर्ट टर्म। इस बीच आप देखिए, धीरे धीरे अब जो है ना मोमेंटम आखिरी 1 घंटे के लिए लौट रहा है, और मैं एक स्टॉक पे आपकी नज़र ले जाना चाहूँगा, और वो है कोलगेट। याद रखिए, ये जाके अब अपने ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई हिट करने वाला है। जो प्रीवियस हाई बहुत दूर का नहीं है, महज 1342 रुपये का है, लेकिन ये जिस प्रकार की बाइंग है ना, ये कोई खोखली बाइंग नहीं है। याद रखिए, जिस तरीके से ये भागा है, स्पेशली नवंबर मिड से, ये किसी फंड का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है, और वही एग्जैक्टली प्राइस पर रिफ्लेक्टेड है। आखिरी 1 घंटे में नजर रख के चलिएगा। और इनफैक्ट 2 ट्रेड्स जिसकी हमने बात की थी, एक तो था जिंदल स्टील एंड पावर और मदरसन सुमी, दोनों ट्रेड ग्रिप में है, तो उस पर याद रखिएगा, लेकिन कोलगेट पे फोकस कीजिएगा। एक बार आइए एग्जैक्टली कि निफ्टी क्या कर रहा है ऑप्शंस के आंकड़ों के लिहाज से। हमने याद रखिए, ऑप्शंस के लिहाज से अगर आप देखें, शुक्रवार के आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग थे, रोचक थे, और पुट्स में 10,800 के आसपास एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस निकल के आ रहा था। अब आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन में पुट के आंकड़े हैं। 10,800 में 444, 10,700 में कोई बिल्डअप नहीं है, 10,600 में नहीं, डीप आउट ऑफ मनी में कुछ नहीं है। आई थिंक ये गलत ले लिया आपने। एक बार 10,900 की पुट भी दिखाते, कुछ देर में दिखा दीजिएगा। और अगर आप कॉल्स को देखें तो यहाँ 10,900 की कॉल में लगभग 253, 11,000 की कॉल में 135, 11,100 की कॉल में 181। बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। आई थिंक ये ठंडा बाजार है, ऑप्शंस के आंकड़े यही कह रहे हैं आज तक, ये ठंडा बाजार है। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि निफ्टी ने एटलीस्ट 10,840 उसको वॉलेट नहीं किया। मैं आपके कार्यक्रम को सुन रहा था कुछ देर पहले, अश्विनी गुजराल ने आज एक बहुत अच्छी की कि अगर आप लॉन्ग नहीं रहेंगे ना इस बाजार में इस वक्त, तो 11,000 से ऊपर का मजा आप ले भी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर रिवॉर्ड आपको अच्छा रखना है। राजेश, निफ्टी को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? ऑप्शंस के थ्रू कर रहे हैं, फ्यूचर्स कैरी करेंगे कल के लिए, या कैरी करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे फ्यूचर कैरी करे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती, क्योंकि जिस हिसाब से पुट राइटर ऊपर की तरफ खिसक रहा है, उस लिहाज से मुझे लगता है 10,840 जो आपने लेवल पकड़ा वो सही है। 10,800 के नीचे इमीडिएट तो मुझे नहीं लगता। ऑन द कॉन्ट्ररी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो रैली है 10,950, 10,980 के आसपास एक प्रॉफिट ब्रेकिंग अपॉर्चुनिटी देगी एज ए BTST। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट है तो 10,840 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में लॉन्ग हो सकता है। अगर कोई किसी को प्रोटेक्ट करना है तो 10,800 का पुट बाय करके, हम लोग उसको पुट हेज करते हैं, तो 10,800 का पुट बाय करके भी फ्यूचर लॉन्ग किया जा सकता है। 900 के पुट में 4 लाख शेयर जुड़े हैं, तो ये अच्छी बात है। पुट राइटर्स हैं एटलीस्ट, अगर आप देखें अब जैसे हमारा स्टॉप लॉस क्या है 840, 10,900 और 800 के पुट का अगर आप इंटरडे बिल्डअप देखें तो वो करीब करीब है 4 लाख का। लेकिन एक डिफरेंशियल और था जिसके हम बात कर रहे थे सुबह, वो था निफ्टी और निफ्टी बैंक में। राहुल, आप एग्जैक्टली किस पे फोकस करेंगे इस वक्त? अगर आप बीते 5 दिन को देखें, स्पेशली जिस दिन वॉल स्ट्रीट पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, जिस दिन निफ्टी 10,530 से घूमा, उस दिन में और आज के प्राइस में निफ्टी और निफ्टी बैंक के लेवल्स में एक डिफरेंशियल है। आप किसको चेज करना चाहेंगे इस वक्त?
आई थिंक डेफिनेटली मैं निफ्टी को ही चेस करूंगा कि जिस तरह से सेटअप है, और हम देखेंगे तो ऑलराउंड हम देखें तो निफ्टी के एक ही सेक्टर के सीमित नहीं रहा है ये जो रैली है, तो आई थिंक ऑलराउंड रैली मुझे लग रहा है, तो मैं निफ्टी को चेस करूंगा। मुझे लगता है कि जो नियर टर्म का जो बॉटम जो था मार्केट का 10,500 से बना लिया, और हम जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट कॉलपुट की भी देखें जो ऊपर आती हुई 10,700 में ओपन इंटरेस्ट बढ़ के देखने को मिल रही है पुट के साइड पे, और कॉल की जो शिफ्ट हुई 11 से 11,200 के ऊपर, तो मेरा मानना है कि एक बार निफ्टी यहाँ से अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है। और जो लास्ट मंथ में जो रेंज था लास्ट सीरीज के अंदर हमने देखा कि 10,850 के ऊपर निफ्टी कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिल जाता। तभी ये 10,850 क्रॉस कर रहा है, तो मेरे ख्याल से नया रेंज आना चाहिए निफ्टी में जो 11,000 साइकोलॉजिकली ये क्रॉस कर देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं 2019 की। राजेश अभी स्टूडियो में है, आपसे थोड़ा सा ज़रा विस्तार से बात करते हैं। ये बताइए 2018 अब महज 1 घंटे बाकी है, हमारे लिए तो 1 घंटे बाकी है क्योंकि बाजार है ना, हमारा सरोकार बाजार से ही होता है। ये बताइए 2018 से आपको सीख क्या मिली? इस बार आप देखिए कितना बड़ा टर्बुलेंस था, हिस्टोरिक इतिहास का सबसे बड़ा था। क्यों? क्योंकि तो बाजार चरम पे था, 11,171 का हाई, फिर 9,954 का लो, फिर 11,700 का हाई, फिर 10,000 का लो, फिर 10,900 पे आप खड़े हैं। तो इतनी बड़ी वाइल्ड मूव्स क्या सिखा के गई आपको इस बार? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि हम लोग जो हमेशा यही देखते थे कि एफआईएस को फॉलो करना चाहिए, तो मुझे लगता है 2018 में मुझे एक सीख मिली कि डीआईएस को भी फॉलो करना चाहिए, बहुत कीनली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो बाजार में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला वो इस टाइम डीआईएस के साथ ही मिला। दूसरी बात ये सीखने को मिली कि एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म एंड एक्सट्रीम पेसिमिज्म मार्केट में नहीं चला। अगर 10,000 के लेवल पे ये भी सोचना कि 9,500 आएगा और 11,200 के ऊपर जाता है तो वही सोचना कि 11,800 आएगा, तो ये एक्सट्रीमिज्म जो है ये मार्केट में हुआ ही नहीं। इनफैक्ट हम लोग रेंज में ही रहे, 1000 पॉइंट का रेंज था करीबन, और 1000 पॉइंट के रेंज में हमने बहुत ज़्यादा स्विंग्स देखे। तो मुझे लगता है कि कभी कभी निफ्टी ये वो तो एक लेवल तक ठीक है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, जहाँ पे ब्लू चिप काउंटर्स है, जहाँ पे अच्छे खासे करेक्शन के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मुझे लगता है वो लेनी चाहिए। तो इसमें पैसा अच्छा बनता है। 2019 में किस पे फोकस करेंगे आप? आपकी 2019 की बेट्स कौन सी होंगी? देखिए 2019 में बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है एक महिंद्रा हॉलीडेज अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छा करेक्शन, एक डिसेंट करेक्शन के एंड में आपको लग रहा है महिंद्रा हॉलीडेज चलेगा? देखिए एक स्विंग के हिसाब से थोड़ा अगर मैं सोचूं क्योंकि करेक्शन हुआ है, करेक्शन के बाद अगर मुझे कहाँ पे बेट करना है तो महिंद्रा हॉलीडेज मुझे इस लेवल पे कंफर्ट देता है। टेक्निकली भी आप वीरेन देखिए बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, उसमें आप टेक्निकली हम लोग कैंडलस्टिक जिसे कहते हैं, तो बहुत अच्छा एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है। सबसे बड़ी बात है डबल बॉटम फॉर्मेशन, पॉजिटिव डाइवर्जन्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे मिल रहे हैं बॉटम पे, तो बॉटम मेरे लिए सेफ है। तो मुझे इतना तो पता है कि अगर मैं पैसा डालता हूँ तो मुझे ज़्यादा वोलेटिलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी एज फार एज द स्टॉक इज कंसर्न। तो इसलिए महिंद्रा हॉलीडेज बेटर है। 240 का एक पहला पड़ाव, पहला टारगेट लेके हम काम कर रहे हैं, 195 का स्टॉप लॉस। ये एक प्योरली टेक्निकल कॉल है, लेकिन इस पर एक फंडामेंटल व्यू भी लेना बनता है, क्योंकि महिंद्रा हॉलीडेज एक बिजनेस है ही ऐसा। जैन साहब, आप क्या मेंबर हैं महिंद्रा क्लब के? नहीं, मैं इसीलिए नहीं हूँ कि मेरे ब्रदर मेंबर है, मेरा पार्टनर मेंबर है, तो मैं यूज कर लेता हूँ उनका। और स्टॉक पर फिर आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्योंकि आई एम श्योर आप अपने भाई या अपने पार्टनर के साथ गए हैं, आपने वो फैसिलिटीज देखी हैं जो क्लब महिंद्रा में मिलती है लोगों को। नहीं, फैंटास्टिक है। देखिए राजस्थान की तो ऑलमोस्ट सारी क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टीज मैंने यूज की है, और बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत अच्छी है, अच्छा स्टैंडर्ड है। अनलाइक जो इस टाइप की और भी कंपनियां थी टाइम शेयर वाली कंपनियां, महिंद्रा ग्रुप है, पेडिग्री अच्छी है, बट एक प्रॉब्लम है, जब आपको जाना होता तब बुकिंग नहीं मिलती और बहुत एंड हॉलीडे करना पड़ता है। यही एक रीजन है कि इनकी जो फ्रेश मेंबरशिप हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा बॉटलनेक होगा, सो इनको प्रॉपर्टीज और बढ़ानी पड़ेगी। बट ओवरऑल मुझे इन भाव पे ये स्टॉक अच्छा लगता है। ये स्टॉक मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ, मैंने हमेशा से महिंद्रा हॉलीडेज और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ये दोनों ही साथ में काफी बार रेकमेंड किया है, और महिंद्रा हॉलीडे इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे हिसाब से अपसाइड आराम से 285-300 का आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिखा सकते। तो आप बेसिकली कह रहे हैं मेंबरशिप ना ले लेकिन स्टॉक का मजा उठा लें, राइट?
और दोस्ती भी यही और दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। जिन और मेरे साथ भी यही है, मैं यही करती हूँ। मैं मेंबर नहीं हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है और लकीली वो पर्पल बैंड में है, तो आप अपने भाई का बैंड चेक करवा लीजिएगा क्योंकि उनको आराम से बुकिंग मिल जाती है। अच्छा। लेकिन अगर आपने बाय चांस छुट्टियों के आसपास जाना है, गारंटीड आपको तब बुकिंग नहीं मिलेगी। तो आपने प्री प्लान करना है, ऐसा टाइम पकड़े जब कोई छुट्टी पे नहीं जाता है और होपफुली योर फ्रेंड्स विल बी बेनोवलेंट और बोलेंगे चलो हमारी मेंबरशिप आप यूज कर लो। लेकिन स्टॉक में एक इंटरेस्टिंग ट्रेड तो दिख ही रहा है, राजेश कह रहे हैं। राहुल, आपने 2019 के लिए क्या तैयारी कर रखी है बताइए, और स्टॉक जो निकाला है वो भी बताइए। आई थिंक जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लास्ट 2 साल से अच्छी खासी रैली दी है, तो उसमें अंडर परफॉर्म रहे थे कॉर्पोरेट बैंक्स, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक बेटर सेटअप देखने को मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक जो उसका 52 वीक हाई और जो लास्ट हाई जो था 375, मैं मानता हूँ कि वो कई सालों के बाद वो रेंज के बाहर निकलते आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये टाइम पे। तो मैं मानता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी खासी लॉन्ग्स बिल्ड किया जा सकता है यहाँ से, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल हो सकता है। और देखिए किसी भी फॉल आता है बाजार में तो स्टॉक रेजिलेंट है नीचे जाने के लिए, तो मेरे ख्याल से 330 का मेजर सपोर्ट रहेगा स्टॉक का। तो मैं मानता हूँ 2019 में ये स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। मैं मानता हूँ 20-25% यहाँ से पोजिशनल ट्रेडर्स को मिल सकता है, तो आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। इस बीच बड़ा इंटरेस्टिंग कोई स्टॉक अगर लग रहा है, देखिए इंट्राडे ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और वो है हर्षद कोटक महिंद्रा बैंक। मेरी भी नजर कुछ देर पहले थी इस पे, पर अब एक्शन शुरू हुआ है इसमें। एक्शन शुरू हुआ है और देखिए ये प्राइस बिहेवियर एक ऐसे दिन जो कि बड़ा क्रिटिकल है इनके लिए, इनकी मियाद खत्म हो रही है आज, कुछ दर्शा रहा है। जरा प्लीज एक बार जरा इसको आप लाइए 12 महीने के चार्ट्स पे। एक टिपिकल जिसे बोलते हैं टेक्निकल्स में सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यानी प्राइस जो है एक इवेंट के मद्देनजर पहले एक बहुत बड़े चैनल में था, फिर वो चैनल छोटी होती गई और आज इसने उस चैनल का जो लास्ट एज है उसका लो भी देखा और अब हाई पे ट्रेड कर रही है। 1254 का प्राइस यहाँ पे है। राजेश, मैं आज इसकी ना ऑप्शन एक्टिविटी नहीं देख पा रहा क्योंकि आज बाकी एनएससी के साइड पे कुछ दिक्कत है। आपकी राय क्या है? हालांकि फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बाइंग नहीं है, ऑप्शंस के आंकड़े, फ्यूचर्स के आंकड़े मेरे को कोई एक डिसाइसिव मैंडेट नहीं दे रहे हैं। मेरे को जो भी कॉल लेनी है टेक्निकल्स के आधार पर लेनी है, क्या करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जिस जो पैटर्न बन रहा है और जिस लिहाज से इसमें एक स्विंग मिला है, तो स्विंग के हिसाब से मुझे लगता है 1245 1245 के आसपास का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड में 2 टारगेट्स होंगे, 1275 के आसपास होगा और 1280 के आसपास, यानी 1275 1280 ये स्विंग का आज का टारगेट होगा। मैंने पर्पजली छोटा ही रखा क्योंकि 1 ही घंटा बचा है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है इस टारगेट के लिए अगर प्ले करना है तो जैसे मैंने कहा 1245 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। राहुल, आप क्या डेटा पढ़ पाए हैं कोटक महिंद्रा बैंक में क्या हो रहा है? आई थिंक मैंने जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर ये कोटक अंडर परफॉर्म जरूर है एचडीएफसी और एचडीएफसी के सामने कंपेयर करें, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अच्छी खासी लॉन्ग्स बिल्टअप लास्ट 2-3 दिन के अंदर से सेशन में देखने को मिल रही है। और इंटरेस्टिंगली 1220 टूट नहीं रहा था स्टॉक के अंदर, तो मैं मानता हूँ कि एक बार रनअप जरूर दे सकता है यहाँ से कोटक महिंद्रा बैंक, तो 1290 तक ही आ सकता है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ओके, इस बीच हर्षद आपने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया उसके बारे में बात कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। आपको आइडेंटिफाई इनफैक्ट हाँ, मैं जीएम ब्रूवरीज देख रही थी। ये कैश मार्केट का ट्रेड है और इसके साथ मैंने फिर बाकी देखा कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज में क्या कुछ एक्शन है, वहां पर तो एक्शन है नहीं, लेकिन जीएम ब्रूवरीज में मूव आया है। करीब 7% तक की तेजी अब तक इस स्टॉक ने अपने नाम कर ली है। एंड इस तरह के ठंडे दिन में आखिरी 1 घंटे में भी देखिए यहाँ पर एक्शन बढ़ता हुआ 2.5% और इसने जोड़ लिया है, तो पहले 5% ऊपर था, अब जाकर 8% ऊपर है। चार्ट क्या कह रहा है? मूव तो है, देखिए मूव तो है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। मुझे लगता है 770 ये आज का स्विंग का टारगेट होना चाहिए मिनिमम, तो 770 के टारगेट के लिए अगर प्ले करना है तो 735 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जी हम तो इस बीच जेम बेवरेज के बाद 746 क्या बेहतरीन प्राइस मोमेंटम अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर है और एक क्लियर कट ब्रेकआउट। लेकिन अब 2:30 के ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड एट 2:30 हमारे साथ अब इस पर ये शेयर करेंगे राहुल। बताइए 2:30 पे क्या फोकस करेंगे आप?
230 में मैं सलाह दूंगा पिरामिड एंटरप्राइज। हमने देखा कि एंटायर एनबीएफसी स्पेस के अंदर अच्छी खासी सेल ऑफ देखा और अच्छी खासी स्मार्ट रिकवरी भी देखी 3-4 लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर। एक तो बजाज फाइनेंस जो ऑब्वियसली अच्छा रिकवर हुआ, और सेकंड मेरे ख्याल से विनर है कि पिरामिड एंटरप्राइज। आज के दिन में अच्छी खासी लॉन्ग्स बिल्टअप भी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, और मुझे लगता है कि टेक्निकली भी ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। तो 2365 के स्टॉप लॉस से मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा 2385 के लक्ष्य के लिए पिरामिड एंटरप्राइज को। 365 जरा प्लीज 12 महीने का चार्ट लेके आइएगा स्क्रीन पे। याद रखिए इस पूरे कैलेंडर वर्ष 2018 को हम, जो कि अब खत्म हो रहा है, उसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। मैं पिरामिड एंटरप्राइजेस के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। पूरे 2018 को आप 2 भाग में बांट सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें विजिबल है, वो है कि स्ट्रेंथ अबव जो भी यहाँ पर लेवल मेंशन किया है ना 2400, और वीकनेस बिलो 2400। तो एक बड़ा अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर राहुल ने। ये पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से कोई कमेंट करना चाहेंगे राहुल इस पर? आई थिंक पोजिशनली भी मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा खासा दे सकता है यहाँ से। मुझे लगा है कि जिस तरह से सेटअप हम देखने को मिले, तो एक तो आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं कि जैसे जो वीकर एनबीएफसी से बाउंस बैक भी नहीं मारे और वहीं के वहीं 5-10% में फिजल आउट रहा है। तो 2-3 जो लास्ट स्टैंड आउट कर रहे हैं उसमें से ऑब्वियसली एक पिरामिड रहा है। तो मुझे मानना कि जो एक बार 2460 का एक मेजर हर्डल है वो क्रॉस करते ही स्टॉक को 2550 तक लेके जा सकता है, ऐसा मुझे मानना है पिरामिड एंटरप्राइज के अंदर। ओके तो पीएल इनफैक्ट आज सुबह में भी किसी ने इस पर एक राय दी थी तेजी की, वीरेन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये तेजी का ट्रेड तो साबित हुआ ही है। एक तो और काउंटर्स जो इनफैक्ट इस समय थोड़ी सी अपनी चाल को मजबूत करने में लगे हैं, उस पर ध्यान देते हैं। और स्पाइस जेट में देखिए अब 1% तक की तेजी, और आपने जो सुबह में जिक्र किया था भेल का, भेल में भी थोड़ा सा मोमेंटम है। ऑर्डर भी था ना भेल को? भेल को करीब 2800 करोड़ का कुछ ऑर्डर या 3000 करोड़ का इसी कुछ ब्रैकेट में ऑर्डर मिला है। और कंसिडरिंग हम पहले आईआरबी की बात कर रहे थे, तो जैन साहब ये भेल, एलएनटी एंड द लाइक्स में क्या आपको लग रहा है ये टाइम आ गया है? क्योंकि मैंने 3-4 फंड मैनेजर से पिछले हफ्ते बात की और उन सब ने एक सुर में कहा था कि कैपिटल गुड्स और इंफ्रा पर फोकस होना चाहिए। इंफ्रा की हम चर्चा पहले कर चुके हैं, कैपिटल गुड्स में क्या लेंगे आप? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं भी सुन रहा था, और इनफैक्ट इंफ्रा के ऊपर काफी बुलिश है फंड मैनेजर्स, और ओवरऑल मैं इस सेक्टर में संभाव मेरे को भी काफी बुलिशनेस दिखती है। बट कंपनीज अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी चूजी, एंड उसमें अगेन एलएनटी के साथ ही मैं जाऊंगा। संभाव मुझे ऐसा लगता है कि एलएनटी यहाँ से भी बहुत अच्छा और ऊपर जाएगा और अच्छे रिटर्न्स इस साल भी देगा। और सीमेंस की मैंने बात की थी, और एक मैंने अगर इंफ्रा में उस टाइम पे एक आईटीडी सीमेंटेशन का भी जिक्र किया था। सो ओवरऑल एलएनटी, सीमेंस एंड एक स्टॉक हो रहा है वो आईटीडी सीमेंटेशन। जी हाँ, इस बीच 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक अब डे हाई पर आ गया, ये 1255 डे हाई पर है, और बायोकॉन 630 दिन के सर्वोच्च स्तरों पे कारोबार कर रहा है। राजेश एक बार बायोकॉन पे टिप्पणी कर ही दीजिए। आई थिंक देखिए बायोकॉन पे इसलिए टिप्पणी करना जरूरी है क्योंकि मूव दे रहा है, और आई थिंक ये सेक्टर ऑफ द डे भी है, स्पेशली एटलीस्ट अगर आप देखें लास्ट के 1 घंटे में वीरेन यहाँ पे सबसे कैरी करने के लिए। हाँ यस तो देखिए कैरी करना चाहिए। फार्मा में उतना प्रेशर नहीं लगता कैरी में, लो बीटा सेक्टर होने के नाते। और बायोकॉन में देखिए मुझे लगता है स्ट्रक्चर बढ़िया है। इनफैक्ट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद निकलाइन टेस्टिंग भी हुआ है। तो मुझे लगता है बायोकॉन अभी 600 के नीचे पोजिशनल बेसिस पे जो आपने बोला मुझे नहीं लगता जाएगा। और इनफैक्ट इसका जो पोजिशनल टारगेट है वीरेन करीबन 680 से 700 तक होगा। तो स्विंग के लिहाज से अगर छोटा सोचे तो ये 640 644 ये इसका एक स्विंग टारगेट होगा। लेकिन स्ट्रक्चर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर सोचे तो 620 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग रखना चाहिए, जिसका पोजिशनल टारगेट स्लाइटली 660 का लेके चलना चाहिए। जी हाँ, इस बीच हर्षदा एक स्टॉक बस अगर आप देखें, आप देखिए एक बार जीएसएफसी को। जीएसएफसी 2 दिन में 110 से 116। राहुल प्लीज आपकी टिप्पणी चाहूँगा। और सबसे बढ़िया बात है कि स्क्रीन पर एक टेक्स्ट बुक जिसे कहते हैं ना हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, वो विजिबल है। हालांकि इसके वॉल्यूम्स पे राजेश वो कंफर्मेशन नहीं है ना, वॉल्यूम्स मिस कर रहे हैं वॉल्यूम इतने नहीं है, लेकिन स्विंग के लिहाज से अगर आप देखिए वीरेंद्र मुझे लगता है ओवरऑल ही वॉल्यूम आज कम है। तो कभी यहाँ पे आते कभी वहाँ पे जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ठीक है, यहाँ से 2-2.5 रुपए का मूव पॉसिबल है। तो उस लिहाज से बड़ा मूव अभी तक तो नहीं विजिबल। मे बी 120-122 तक का एक स्विंग आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें बिल्कुल ही वीकनेस नहीं है। तो उसके लिहाज से अगर सोचे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग अगर रखे तो 114 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखे, 120-122 ये स्विंग टारगेट हो सकता है।
इनफैक्ट 124 का जिक्र आज 1 बजे में प्रकाश गाबा कर रहे थे, आपने भी क्या कुछ स्पॉट किया है क्या जीएसएफसी में इस तरह का मूव आता हुआ? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से एडिशन हो रहा है धीरे धीरे करके, यहाँ पर लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं। राहुल, आई थिंक जीएसएफसी के अंदर देखा तो मेरे ख्याल से स्टॉक काफ़ी साइडवेज टू नेगेटिव रहा है। वॉल्यूम एक्शन डेफिनेटली आज के दिन देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, तो मुझे लगता है कि अटेम्प्ट भी कर सकता है थोड़ा बहुत 3-4% ऊपर का यहाँ से जाना है। तो मुझे लग रहा है कि 119 तक ही आ सकता है स्टॉक, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल हो सकता है, तो लॉन्ग करके चल सकते हैं जीएसएफसी के अंदर। की पोजीशन लेकर चले जीएसएफसी में, देखिए मूव तो है 120 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम और जोर का आ सकता है। 2 स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एक में तो भरपूर वॉल्यूम है और मुझे याद है इसका जिक्र पिछले हफ्ते हेमंत भी कर रहे थे। एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 146 के लेवल 7% ऊपर, और देखिए 18 लाख शेयरों का कारोबार आज के सच में, जहां पर वैसे एक ठंडा वॉल्यूम वाला ट्रेड है। क्या कहेंगे राजेश, इसमें देखिए पिछले 10-15 मिनटों में तेजी बस और बढ़ गई है, मल्टीप्लाई हो रही है। हर्षदा, इनफैक्ट एसटीसी का मैं यहाँ पे पोजिशनल जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि वीकली ब्रेकआउट है और करीबन 125 के आसपास नेकलाइन जो हम लोग जो डाउन ट्रेंड देख रहे थे कि करीबन 300 से जो टूटा था करीबन 100 रुपये तक, ये जो पूरा का पूरा जो करेक्शन है इसका ब्रेकआउट का मैं जिक्र कर रहा हूँ वीकली चार्ट पे, तो करीबन 125 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल है। हालांकि यहाँ पे 150 के आसपास माइल्ड रेजिस्टेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर देख के मुझे लगता है ये बाय ऑन डिप होना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस मैं 125 ही मेंटेन करूँगा। स्लाइटली मैं इसको बड़े पैमाने पे बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है हर्षदा, अगर ये 150 के ऊपर सस्टेन होता है तो करीबन 180 से लेके 190 ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। तो मुझे लगता है एसटीसी शुड बी अ बाय ऑन डिप काउंटर। चलिए अब बात करते हैं किसी ऐसे शख्स से जो कि कहते हैं नसीब अपना अपना, छुट्टी से आया है फिर छुट्टी पे जाएगा, लेकिन बीच में कुछ बता के जाएगा आपको। आशीष वर्मा हमारे साथ हैं। आशीष, ये बताइए कल की छुट्टी क्यों यार? एक हफ्ते तो हो गया काफी। कल हमारे साथ नीरज ने भी बात छेड़ की 7 बजे से लेके मुझे याद है 8 बजे के बीच में नीरज ने 12 बार यही बात कह दी कि आप छुट्टी से लौट के आए, छुट्टी से लौट नहीं, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा काम करने आज खड़ा हो गया हूँ। फिर भी वजह, अच्छा वही बताइए, मैं मुंबई में नया हूँ अभी क्या विकल्प होते हैं छुट्टी के, मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के यहाँ पे? मुझे आइडिया नहीं है, मुझे लगता है सोना चाहिए ज्यादा। आप कीर्तन करेंगे आज? जगराता है? कीर्तन का ही मूड है और कुछ नहीं। बॉम्बे ऐसी है वीरेंद्र, आप भी यही करिए और सुबह टाइम पे ऑफिस आइए, ये मूल मंत्र है। सही में यार, देखिए ना ब्रेवरी स्टॉक्स क्या धमाका मचा रहे हैं, लेकिन हमें दूध पी के 1 गिलास दूध में हल्दी डाल के सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह टाइम पे आना पड़ेगा। ये बताइए तो फिर आशीष, अब क्योंकि आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं? 2019 जोश वाला साल रहेगा? असल में इंटरेस्टिंग, आप बेहद इंटरेस्टिंग था। आपको याद होगा साल 2018 एक टॉपसी टर्वी राइड जो आपके अंदर बाहरी उठा पटक देखने को मिली। 11,760 के हाई, 99,50 के लोज, यानी कि 1,800 पॉइंट का स्विंग हमने आता हुआ देखा। और ईयर ऑन ईयर लेकिन मेयर 3-3.5% के आसपास की रिटर्न्स के साथ आज हम इस साल की समाप्ति करने जा रहे हैं। तो ऐसे में सबके जहन में ये सवाल है 2019 या आने वाला साल बाजारों के लिहाज से कैसा रहेगा? तो पहला सवाल हमने यही पूछा, तमाम बाजार के जाने माने एक्सपर्ट जो आप देखते हैं स्क्रीन पे नहीं आते, उनसे पूछा कि किस तरह के रिटर्न्स वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल 2019 में। तो अच्छी बात, सबसे पहले तो ये समझिए कि 91% यानी कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये मानती है कि ये साल पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने वाले हैं। अब उसमें अप टू 10% मानने वाले 55% है, यानी कि शायद सिंगल डिजिट में ही इस साल रिटर्न्स देखने को मिले। पर 1/3 ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि शायद 2019 में आपको इवेंचुअली 10% से ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो बाजार शायद अच्छा रहेगा साल 2019। तो ऐसे में कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे, कौन से सेक्टर्स थकते हुए नजर आएंगे? तो जो आउट परफॉर्मर्स होंगे, यानी कि वो सेक्टर्स जो बेहतर रिटर्न्स देने का दमखम रखते हैं, उसमें फार्मा, एफएमसीजी, बैंक्स और एनबीएफसीज, यानी कि फाइनेंशियल जो पॉकेट हो सकती है जो वापस अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। अंडर परफॉर्मेंस, थकावट शायद आईटी में देखने को मिले। अब ध्यान रखिए जो साल था 2018, इसमें आईटी और एफएमसीजी 2 पॉकेट्स ही जिन्होंने आउट परफॉर्म करा था। तो एफएमसीजी का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा, आईटी शायद थके। आईटी थकने की बड़ी वजह हो सकती है रुपया। तो हमारा अगला सवाल यही था कि रुपया किन लेवल्स पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस नए साल 2019 में। तो जहां पर है 65 से 70 का जोन, आज सब 70 पे रुपया कामकाज कर रहा है। 64% पोल पार्टिसिपेंट्स, 2/3 मानते हैं 65 से 70 की रेंज होगी। और 75 के ऊपर एक स्केयर बन गया था, आपको याद होगा, जो रुपया डिप्रिशिएट हो रहा था। तो अब कोई नहीं मानता रुपया उन स्तरों पे जाने वाला है, तो अब घबराने वाली बात नहीं है। और शायद यही रीजन है कि रुपया जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आईटी में अंडर परफॉर्मेंस शायद आए।
अच्छा, इस साल आईटी जो रुपए में दबाव आया था उसकी बड़ी वजह थी कच्चा तेल। अचानक $84 तक हमने देखा था ब्रेंट क्रूड जाता हुआ, तो हमने सोचा 2019 के लिए उनसे पूछें कि ब्रेंट के किन लेवल्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 50 से 60 ये ब्रेंट के लेवल्स हैं जो एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं, और हमारे बाजार के लिए रीजनेबल लेवल्स हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 के 60 के बीच में ब्रेंट क्रूड रह सकता है साल 2019 में। अच्छा, ये जनवरी आएगा, उसके बाद फरवरी आते से ही आरबीआई की एक और बाई मंथली क्रेडिट पॉलिसी हमारे सामने खड़ी होगी। तो हमने पूछने की कोशिश करी क्या उसमें कोई सरप्राइज आने वाला है, क्या दरों में कटौती एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग। तो 3/4 ऑलमोस्ट 75% मानते हैं हाँ इस बार दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। यह इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको याद होगा पिछली कुछ पॉलिसीज के बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि एक लंबा पॉज हो सकता है, ऐसा नहीं होगा शायद दरों में कटौती। तो होनी अगर दरों में कटौती, जो लोग हां कह रहे हैं उनसे हमने पूछा अगला सवाल कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग, तो 89% मानते हैं 25 बेसिस पॉइंट, 1/4 दरों में कटौती शायद एक्सपेक्टेड है फरवरी के महीने में। फिर एक और इंपॉर्टेंट सवाल था, इस 2019 में सबसे बड़ा इवेंट क्या है, मई में जो जनरल इलेक्शंस आने हैं। तो हमने सब मार्केट पार्टिसिपेंट से पूछने की कोशिश करी, आपकी स्क्रीन पे विकल्प आ रहे होंगे, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटकम, बीजेपी फुल मेजॉरिटी, कोलिशन, कांग्रेस कोलिशन, ये तमाम विकल्प थे। आपको याद होगा 2014 में लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, हिस्टोरिक विन थी, तो ये तो पता था सबको वहां से ठंडा पड़ेंगे, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानते हैं 100% ये मानते हैं कि बीजेपी ही की सरकार आएगी, चाहे प्योरली अपने दम पर या कोलिशन के जरिए, लेकिन बीजेपी ही सरकार बनाती हुई नजर आएगी। ये तो बहुत मार्केट और पॉलिटिक्स की बात कर रही। जाते जाते एक और सवाल, क्योंकि मई में ये मैच होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, साथ साथ ध्यान रखिए वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा। 30 मई से शायद वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो हमने उनसे पूछा कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड कप जीतेगी। अब इसमें बायस्ड होगा क्योंकि जो पोल पार्टिसिपेंट्स सब के सब इंडियंस थे, उसके बावजूद भी याद रखें 25% ही नहीं मानते इंडिया जीतेगा, लेकिन 75% ही मान के चल रहे हैं कि भारत जीतेगा इस बार वर्ल्ड कप। चलिए, तो मई में बीजेपी की सरकार आएगी, चाहे कैसे भी आए, मिली जुली या फिर अकेले। हाँ। और आशीष आएंगे अब लौट के वेडनेसडे को 2 तारीख को सुबह मॉर्निंग कॉल में। चलिए, वो राज्यसभा जब काम पे वापस लौटेगी तो मैं भी आऊंगा। फन आशीष, एंड हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, थोड़ी सी खुशियां हमारी तरफ से मना लीजिएगा, थोड़ा हमारी तरफ से भी सो लीजिएगा। आपकी तरफ से जो करना है सब आपकी तरफ से भी कर लीजिए। आपको एक लिस्ट भेज रहे हैं फिर, ठीक है। चलिए, शुक्रिया आशीष। चलिए, अब हमारे साथ अश्विनी गुजराल एक बार फिर से मौजूद हैं। अश्विनी, वाकई निफ्टी ने काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई, और मैं इसके स्पेशली ये जो 850 से 870 क्लस्टर में जो उसने टाइम स्पेंड किया, इसको कैसे देखते हैं आप, और इस वक्त आपके ट्रेड्स कौन कौन से होंगे? देखिए, मैं हमेशा ये देखने की कोशिश करता हूँ कि मैं जिस तरफ हूँ उसके दूसरी तरफ वाले क्या सोच रहे होंगे। तो अगर कोई भी आदमी सुबह से शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कुछ खास मिला नहीं, और ये इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं कि शॉर्ट साइड कमज़ोर होती जा रही है। तो मेरे हिसाब से सूनो लेटर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, आज भी आई है। 160 पॉइंट बैंक निफ्टी में प्रीमियम है, निफ्टी में 56 पॉइंट के आसपास प्रीमियम है। तो किसी भी दिन, क्योंकि हम कल से जो देखें फ्राइडे से, तो काफ़ी एक रेंज बाउंड एक्शन है। तो जैसे ये बाकी बाज़ार वापस आएंगे तो आपको फिर से दोबारा एक्सपेंशन देखने का मौका अपसाइड की तरफ मिल सकता है। तो 11,000 का टूटना अब जो है एक 70-30 ऑड्स इवेंट हो गया है। तो लेकिन यहाँ पोजीशन कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कल होगा, परसों होगा, 2 दिन बाद होगा, ये कहना मुश्किल है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में कोटक में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 1235 का स्टॉप, 1280 का टारगेट। इंडसइंड बैंक में बाय कर सकते हैं, 1580 का स्टॉप, 1630 का टारगेट। और बैंक ऑफ बड़ौदा में बाय कर सकते हैं, 117 का स्टॉप, 125 का टारगेट। तो अलग अलग ट्रेड्स और तेजी की तरफ ही पोजीशन आप रखेंगे तो फायदा कमाएंगे। जो अश्विनी पहले भी 1 बजे के दौरान दोहरा रहे थे, कह रहे थे राधा कि 11,000 तो देखिए रेडार पर है, अब बस आपने इन्वेस्टेड रहना है उस ट्रेंड को हासिल करने के लिए या फिर उन लेवल्स को हासिल करने के लिए। शुक्रिया अश्विनी, आपसे कल मुलाकात होगी ना, या फिर आप भी छुट्टी पे हैं? मैं छुट्टी पे काम पर ही होता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। नहीं अश्विनी सर, वैसे ही बताऊँ मैं आपको, अभी छुट्टी पे आ चुके हैं दिसंबर में। इनके सारे दोस्त जो थे ना पुराने, जिनको मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड करके आ चुके हैं। चलिए, वेरी गुड। तो अश्विनी गुजराल अब आपको नए साल में कुछ और नए आइडियाज देंगे और उनसे कल बातचीत होगी। शुक्रिया अश्विनी, एंड हैप्पी न्यू ईयर। 2 स्टॉक्स रेडार पर है, एक है दिग्गज और दूसरा है मिड कैप, और दोनों में देखिए इंटरेस्ट तो है, भरपूर तेजी आ रही। गेल पहले कुछ देर पहले स्पॉट किया था, अब इससे पहले कि इसमें और मूव आ जाए,
इसका पहले जिक्र कर लेते हैं। 361 के लेवल्स 1.5% ऊपर, वॉल्यूम्स तो ठीक ठाक हैं, बताइए खरीदे? यस, मुझे लगता है स्विंग के हिसाब से इसमें एक ट्रेड बनता है। 357.05 इसका प्राइस है फ्यूचर में। ओपन इंटरेस्ट 9% अप है। स्विंग तो बनेगा। 352.50 का एक छोटा स्टॉप लॉस होगा। 362.50 ये पहला पड़ा होगा, उसके बाद 366 ये दूसरा टारगेट होगा। 362.50 पहला टारगेट और उसके आगे 366। तो गेल में देखिए इस समय मोमेंटम है, तेजी की पोजीशन रखिएगा। और एक और स्टॉक जो हॉट फेवरेट रहा है और ये तो हेमंत के बस फिंगर टिप्स पर रहता है, प्राज इंडस्ट्रीज। इसमें क्या मोमेंटम देखने को मिला है, आज फिर अचानक इसमें तेजी देखने को मिली। अब देखिए पिछले आधे घंटे में 2% से ज्यादा का उछाल इसने अपने नाम कर लिया है। 109, 110 तक के लेवल्स आ गए। इससे पहले की और भागे ले लिया जाए इमीडिएट 114, 115 टारगेट होगा, 107 का स्टॉप लॉस होगा। 115 तक की लेवल्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि प्राज का जिक्र हुआ है वीरेन, एक और काउंटर जो हमने दोपहर में देखा था चीनी इंडस्ट्री से ही, वो है बलरामपुर चीनी। तब उसमें बहुत बड़ा मूव आ रहा था और उसके बाद देखिए 108 का टारगेट तो प्रकाश गावा ने रखा, 103.90 के लेवल्स को छूकर वहां से 4 रुपए दूर इनफैक्ट हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हुआ लेकिन 3% ऊपर है। इसमें भी क्या एक्शन आपको दिख रहा है, लिया जाए? देखिए आज तो इसमें स्विंग तो है, आज बुलिशनेस तो है, जिसका टारगेट मेरे हिसाब से 105 का रखे तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत छोटे मूवमेंट है, 105 के ऊपर चला जाए तो मुझे लगता है गाबा जी का टारगेट डेफिनेटली आएगा। तो उस लिहाज से सोचे तो स्टॉप लॉस होगा करीबन 100 के आसपास। जी, इस बीच आप देखिए तो ऑटो स्टॉक्स डे लो की तरफ बढ़ते हुए, और टाटा मोटर्स डे लो और मारुति एट डे लो। टाटा मोटर्स डीवीआर यानी अंडरलाइंग और डीवीआर दोनों अगर आप देखें दिन के निश्चित स्तरों पर है, और गाड़ी और अगर आप जहाज दोनों को देखें, जेट एयरवेज ये भी डे लो पर है। जेट एयरवेज करीब करीब 277 के स्तर पर दिन के सबसे लोअर लेवल्स पे है। और एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखाने वाले स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ये भी डे लो पर हैं। मेटल्स में वाइब्रेंसी है और 2 स्टॉक्स और जिनमें स्ट्रेंथ है वो है बायोकॉन और याद रखिए कोलगेट जो है अभी अभी अपने ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई छू कर आया। किरण यादव हमारे साथ एक और टेक्निकल एनालिस्ट मौजूद हैं। किरण, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। किरण, आपकी अप्रोच क्या है? निफ्टी पर लॉन्ग्स कैरी कर रहे हैं आप कल के लिए? करके चलना चाहिए क्योंकि 2 दिनों का मेरा मानना है कि कंसोलिडेशन होता नजर आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन तो कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है कि अंडर करंट है, हम सपोर्ट्स के बहुत नजदीक है, तो एकदम शॉर्ट स्टॉप लॉस रखना है तो करीबन 10,800 का रहेगा। और मेरा मानना है कि एक बार 10,890 निकल जाता है, 900 निकल जाता है, तब वापस एक बार मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। करंटली फ्रॉम करंट लेवल्स 10,890, 900 ये थोड़ा सा सप्लाई वाला जोन देखने को मिल रहा है। एक बार ये निकल जाए तब मेरा कन्विक्शन और भी बढ़ता नजर आएगा लॉन्ग्स के लिए। इस बीच एक दो स्टॉक्स को और देख लीजिए जो कि बैकफुट पे हैं। ये राजेश स्टॉक देखिएगा, भारत फौज। मैंने बीते 10 दिन के रनअप में और पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स जो रनअप आया उसमें बहुत सारे मिड कैप्स को बेस बनाकर एक अच्छा मूव देते हुए देखा है, लेकिन इसमें अब तक कोई भी न बेस बिल्डिंग के लिए एग्जैक्टली एक प्राइस एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, ऊपर की तरफ भागने की ज़रूरत होती है, वो नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास बेस भी नहीं है। इसमें आपको और डैमेजेस के चांसेस लग रहे हैं क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा। इसमें जो हम लोग टाटा मोटर्स में एक बेयर की ग्रिप देखते हैं, उसी तरह की एक बेयर ग्रिप भारत फौज में भी दिखती है। आप देखिए एक पर्टिकुलर लेवल जैसे कि 515 से लेके 525 इस लेवल के ऊपर जाने को भारत फौज बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो इसमें ब्रेकआउट भी नहीं, जो रेंज के हिसाब से हम 525 रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कि जिस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद हमें थोड़ा स्विंग ट्रेड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी नहीं मिल रही है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है भारत फौज में ये जो फिलहाल के लिए जो 490 500 का लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर इन दैट केस बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आ सकता है। तो मेरा कहना यही है कि अगर पोजीशन है तो यहाँ पे लॉन्ग लिक्विड करे, वेट करे, क्योंकि अभी तक इसमें क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। अभी उसमें जो बुलिशनेस है वो अभी तक नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे पोजीशन है तो लिक्विड करके कहीं और शिफ्ट हो जाइए। ओके, तो पोजीशन यहाँ से निकाल ले, दूसरी तरफ शिफ्ट करें। दीवान हाउसिंग में मोमेंटम जो सुबह में 4-4.5% का था वो थोड़ा सा और बढ़ रहा है इस घंटे में। यहाँ पर कुछ एक्शन है। LIC हाउसिंग फाइनेंस पॉजिटिव टेरिटरी में आकर फिर नेगेटिव टेरिटरी में, तो ये ऊपर नीचे अपनी चाल खेल रहा है। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट का तो जिक्र पहले वीरेन कर ही रहे थे। अच्छा जैन साहब, ये दीवान हाउसिंग पर अब आपकी राय क्या होगी?
मूड तो यहाँ पर तेजी का बन रहा है और इनको थोड़ी बहुत और मियाद मिल गई है, 3 महीने और इनको सस्ता कर्ज मिल पाएगा। तेजी करेंगे क्या? देखिए न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है और इनफैक्ट ऐसा लगने लगा है कि चीज़ें और भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई भी अब काफ़ी जो ये एनबीएफसीज का जो प्रॉब्लम हो सकता है उसको लेकर काफ़ी सीरियस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ और भी बेहतर सोल्यूशंस आएंगे। एक तो ये मियाद जो बढ़ाई वो तो है ही है, और भी आगे ऐसे ही कुछ फ्रेंडली मेजर्स इंडस्ट्री के लिए आएंगे। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि LIC-HFL के साथ जाएं, ज़्यादा बेहतर है। DHFL जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि ये 300 तक का मूव भी दिखा दे, क्योंकि मूव बहुत फास्ट आता है वैसे भी इस स्टॉक में। और दूसरा मुझे GIC हाउसिंग ये भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल से बोल लीजिए या फिर आप पेडिग्री बोल लीजिए, प्रोमोटर्स बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांगली अब प्ले करेगा आगे आने वाले NBFCs को जो फंड्स रेज करेंगे। तो मुझे LIC और GIC हाउसिंग फाइनेंस दोनों ही काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे लग रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दे रादर देना प्राइवेट HFC। ओके, तो GIC LIC जैसे स्टॉक्स पर जोर देंगे तो वहां पर पैसे ज्यादा बनेंगे। किरण, इनमें से आपको कुछ पसंद है? LIC में एक अच्छा मूव सवेरे देखने में मिल रहा था और पिछले 5-6 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। 500 एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल है, इसके ऊपर मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा। जब 500 के ऊपर जाता है तब मेरा स्टॉप लॉस 490 रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ करीबन 530 से लेके 545 ये टारगेट्स रहेंगे पोजिशनल के हिसाब से। इस बीच आप देखिए आज एग्रेसिव स्टॉक जो थे ना वो बैकफुट पे रहे। आज के सेशन की अगर आप थीम को समझे ना तो एग्रेसिव स्टॉक्स बैकफुट पे हैं। लेकिन आप एक और चीज़ देखिए कि मार्केट ब्रेथ कतई भी खराब नहीं हटता। आप देखिए ना लगभग 1529 शेयर बढ़ के 971 गिर के, तो मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें खराब बिल्कुल नहीं हुई। इस बीच एक ट्रेड देखते हैं, तत्काल ट्रेड जिसे कहते हैं ना, और अजय जरा ध्यान दीजिएगा। DCB 168.85 आपकी स्क्रीन पर, और मेरे ख्याल से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने के हाईस को क्रॉस करने जा रहा है। 168.95, 169, 2-2.5 रुपये पॉसिबल है इसमें। यस, इनफैक्ट आपने बढ़िया पिक किया, मैं लिखने ही वाला था। 168.50 का एक छोटा स्टॉप लॉस है, 172.50 के आसपास एक टारगेट है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखिए वीरेन कल भी इसमें बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, ओपन इंटरेस्ट प्राइस रिलेशन के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप था, तो इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 168.50, 172.50 फर्स्ट टारगेट होगा। 174 के आसपास मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित होगा और मोमेंटम तो है ही इस पर। मैं इनफैक्ट सुबह में खबर पढ़ रही थी कि DCB की रेटिंग बढ़ा दी है, एक पर्टिकुलर एजेंसी ने इनकी बॉन्ड की रेटिंग बढ़ा दी है, तो इनको फंड रेजिंग में और सहूलियत होगी। उस लिहाज से क्या रेडार पर रहेगा ये काउंटर? जैन साहब आपके भी काफी दिनों बाद देखिए थोड़ा सा एक्शन में आ रहा है। नहीं ठीक है, मतलब ओवरऑल देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, छोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में DCB पहले भी पसंद था और मैंने काफी बार रेकमेंड भी किया, और ऐसा लगता है कि बीच में जरूर से कुछ एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर थोड़ा सा स्टॉक डिस्टर्ब हुआ, नीचे आया काफी, और फिर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि DCB और CUB, सिटी यूनियन बैंक, इन दोनों पे ध्यान रखा। अच्छा, बैंक्स के साथ साथ बंधन बैंक एक बार देख लेते हैं वीरेन, फिर आपने जो स्टॉक स्पॉट किया है उस पर आएंगे, क्योंकि बंधन में इस समय स्पॉट आ गया है। और नॉर्मली मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि बंधन में हर दोपहर धीरे धीरे करके तेजी बढ़ रही है। रेडार पर है ये काउंटर, लोग देखते हैं किस तरह का एक्शन मार्केट में आ रहा है और फिर दोपहर में आकर खरीदारी करते हैं। बंधन पे कोई टारगेट होगा आपका राजेश? देखिए 545 करंट मार्केट प्राइस है। स्विंग के हिसाब से मुझे लगता है आज का टारगेट करीबन 555 होना चाहिए। अगर करंट भाव से लॉन्ग इनिशिएट करना है तो स्टॉप लॉस छोटा ही होगा, करीबन 540 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। किरण, 700 से टूटा था ये काउंटर और फिर आया था 380, और 380 का देखिए आज क्या है 547। 700 ज्यादा दूर तो है नहीं, पहुंचेगा क्या उन लेवल्स तक? हाँ, ग्रेजुअली पहुंचेगा। अंडर करंट तो है। ये एक काउंटर है जहां से हम मिड अक्टूबर से हायर टॉप हायर बॉटम करते नजर आ रहे हैं, और एक गैप, इंपॉर्टेंट गैप छूटा था करीबन सितंबर एंड पे, वो भर गया है और उन्हीं दरमियान पे हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। अभी मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करने चाहिए। आपका पोजिशनल टारगेट रहेगा करीबन 500 का, और आपके टारगेट्स रहेंगे करीबन 650 से 680, जो कि तीन महीने लग जाने चाहिए इस टारगेट के आने के लिए।
इस बीच आप देखिए एमजीएल को एक बार सुबह इनफैक्ट वागले साहब से मैंने दूसरा स्टॉक लिया था कि एमजीएल पे जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये कतई भी मोमेंटम में नहीं रहा पूरे दिन, लेकिन आखिरी में देखिए इसमें क्या हुआ। लगभग 594 से ये स्टॉक सीधा अब ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पर सॉरी ये 894 से ये लगभग 911 के स्तर पे डे हाई पर है। मैं राजेश इसके ऑल्दो इस इंटरडे स्विंग को ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा, मैं ओवरऑल प्राइस परफॉर्मेंस को वेटेज दूंगा। जो डेली चार्ट्स हैं उसको देख कर क्या लगता है आपको? देखिए ओवरऑल आप स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एमजीएल में यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की भी मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे ऐसा कोई नहीं कि जल्दबाजी ना करे, क्योंकि पैटर्न में अभी तक कहीं पे भी सेल सिग्नल या वीकनेस जनरेट नहीं हुआ है। हालांकि 890 और 900 ये इसका एक रेंज है जहाँ पे बाइंग हो रही है, तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे पोजीशन है तो उसे मेंटेन करें। 890 का पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। अपसाइड में मुझे लगता है जो वीकली चार्ट दिख रहा है वीरेंद्र, वो हिसाब से मुझे लगता है करीबन 935 940 ये इसका एक टारगेट होना चाहिए। बेहद ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ओके, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। एमजीएल में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है और एमजीएल आईजीएल जैसे काउंटर्स पिछले हफ्ते से ही थोड़ा थोड़ा करके रेडार पर आना शुरू हुए हैं और यहाँ पर कुछ ट्रैक्शन नजर आ रहा है। लेकिन 3 बज चुके हैं और किरण तैयार है अपने ट्रेड के साथ, जो आपने ठीक घड़ी के साथ 3 बजे लेना है। किरण बताइए क्या चुना है आपने और कहाँ पैसा लगाया? अब इस स्टॉक में थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था। कोलपाल है मेरा काउंटर जो कि ट्रेड एट 3 है। मेरा मानना है कि इधर बाय करके चलना चाहिए। 1328 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1354 के टारगेट्स आपको सोमवार तक देखने को कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है अभी पिछला स्विंग टॉप है वो क्रॉस करते नजर आ रहा है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ है। डेरिवेटिव डेटा, ऑप्शन चेन डेटा अगर देखते हैं तो वो भी पॉजिटिव है और ये एक बार निकल जाए 1342 43 लेवल्स तो एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ये निकल जाएगा, तो नो रेजिस्टेंस जोन रहेगा, तो इसको एक अपमूव दिलाने में बहुत आसानी होती नजर आएगी क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। तो टारगेट 1354 कल तक के लिए, 1328 का स्टॉप लॉस। ओके, 1328 स्टॉप लॉस, लेकिन 1354 टारगेट रहेगा। तो ये एक मोमेंटम ट्रेड इस समय का। और कोलगेट में देखिए वॉल्यूम एक्शन तो है ही, कंजम्पशन थीम पर कई सारे ब्रोकरेजेस बुलिश रहे हैं और कंजम्पशन थीम में ठीक बैठता है कोलगेट का शेयर, इसीलिए 3 बजे आप लेकर चले। इस बीच एक और स्टॉक यहाँ पर आपके रेडार पर लेकर आएंगे, वो है एबीबी का। 1328 के लेवल्स पर इस समय देखिए वो एक्शन बस शुरू ही हो रहा है। वॉल्यूम्स हालांकि थोड़े से कम है, सिर्फ 60,000 शेयरों का कारोबार आज हुआ है, उसको डिस्काउंट कर देंगे क्योंकि बहुत कम लोग हैं मार्केट में आज। क्या अगला लेवल रहेगा राजेश? देखिए हर्षदा, करीबन 1450 के लेवल से 1300 के लेवल तक ये इसमें एक शार्प करेक्शन है। मुझे लगता है कि इसका एक रिएक्शन आना चाहिए, जिसका यानी एक स्विंग या एक रैली आनी चाहिए, जिसका पुलबैक का टारगेट करीबन 1360 1370 के आसपास होगा। तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1310। 1310 का स्टॉप लॉस और सॉरी टारगेट आपने कहा 1360 का 1360। ओके, तो ये एबीबी की बात हुई। आज तो वैसे भी कैपिटल गुड्स में देखिए धीरे धीरे करके ट्रैक्शन तो है ही। जीएम ब्रूरीज का हमने जिक्र किया था, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आते हैं, फिर आशीष की तरफ बढ़ेंगे। कल का खिलाड़ी आज वो बताएंगे। जीएम ब्रूरी 775 का टारगेट दिया था, डेज हाई 773, तो 2 रुपए से वो टारगेट मिस हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए 11% तक की तेजी इसमें बनी हुई है। आप होल्ड करेंगे या फिर ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है तो कुछ मुनाफा वसूली करना शुरू करें? देखिए 2 चीज़ें, हम लोगों ने मोमेंटम ही प्ले करना चाहिए। हमने पोजिशनल सोचा नहीं है इसके ऊपर ज़्यादा, तो मोमेंटम के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर मिल रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, आपने अगर निचले लेवल्स पर लिया और हमने इसको स्पॉट भी किया था करीब 750 के आसपास, 744 ओके 744 के आसपास, तो आपके हाथ तो अच्छा खासा प्रॉफिट लग गया है। 775 का टारगेट था, 772 73 तक के हाई इसने छुए हैं, पैसा बन गया है, घर ले जाइए, उसका बेहतर इस्तेमाल आप कर पाएंगे आज। चलिए, आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल का खिलाड़ी आज लेकर आए हैं। आशीष जैसे कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं आज। बताइए आशीष, रेडार पर क्या है? कंजम्पशन का किरण ने बोला कोलगेट पामोलिव, ऐसी आज सुबह नीरज वाजपेयी के रडार में भी कंजम्पशन थीम थी। ग्लोबल स्पिरिट्स का स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पे आना चाहिए, उसमें भी तगड़ा उछाल है, पर मैं गुड बॉय हूँ, मैं लिकर की बात नहीं करूंगा। एक चाय कंपनी मेरे रडार पर है, तो टी टॉटलर वाली हरकतें। जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज वो कंपनी है।
अच्छा, आपने सुना होगा 2018 में प्राइसेस फर्म हो रहे हैं, उसके बावजूद इन स्टॉक्स में कोई इंपैक्ट नहीं आया। मैं इस कंपनी को इसलिए रडार पे लेकर आया क्योंकि आपसे कुछ देर पहले इस कंपनी के एमडी सीईओ जो डीपी महेश्वरी साहब हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो प्राइसेस फर्म हुए, ध्यान रखें, इस साल 2018 में वो लोअर रंग चाय के थे। जो सस्ती चाय होती है उसके प्राइसेस में 15-20 रुपए का उछाल देखने को मिला था, ना कि मीडियम में अपर एंड की चाय। उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, बहुत मार्जिनल सा टिक आया था। इसीलिए आपने देखा जयश्री स्टील जैसी कंपनीज को फायदा नहीं मिला है। पर इस समय जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है बहुत कम है। हमने देखा था 50 मिलियन केजी का शॉर्टेज हुआ 2018 में प्रोडक्शन में। महेश्वरी साहब बता रहे थे हर साल एनुअली डिमांड 30 मिलियन किलोग्राम से बढ़ रही है इस देश पे, यानी कि हम कैरी फॉरवर्ड कम से कम 80 मिलियन केजीज का एक शॉर्टेज लेके चल रहे हैं। और अब उम्मीद बन रही है कि 2019 जिसमें हम कल दस्तक देंगे, उसमें शुरुआत के ही अगले हफ्ते ही ध्यान रखें पहला ऑक्शन होने वाला है। अब उस ऑक्शन में बहुत तगड़ा एंटिसिपेशन ये है कि जो मीडियम रंग और हायर रंग चाय जो होती है, जिसमें एक्चुअली जयश्री टी जैसी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, उनमें कम से कम 20% तक की प्राइसेस में उछाल आता हुआ नजर आएगा। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा था आपको कि 8 करोड़ केजीज का इस समय शॉर्टेज है मार्केट प्लेस में। इस समय जो चाय की कीमतें हैं औसतन 210-220 रुपए के आसपास कामकाज हो रहा है, और 40 से 50 रुपए स्ट्रॉन्गर ये जो अगले हफ्ते ऑक्शन होना है उसमें चाय की कीमतें खुलती हुई नजर आएंगी। अब क्या ये गेम चेंजर होगा इस इंडस्ट्री के लिए? शायद नहीं, क्योंकि कॉस्ट एस्केलेशन हुए हैं। हर 3 साल में वो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ती है, वो एम्प्लॉय कॉस्ट रिविजन का समय आ रहा है। पर इस तगड़े अपटिक से क्या होगा, इनके एक्सेस कॉस्ट जो है ये कंपनीज आसानी से अब्सॉर्ब करती हुई नजर आएंगी। Q2 आपको याद होगा जयश्री टी का बहुत स्ट्रांग था, और मैनेजमेंट अब कॉन्फिडेंट है कि उन मार्जिन, इस कॉस्ट एस्केलेशन जो प्राइसेस जो उछलेंगी उसके बाद ये लोग मार्जिन आसानी से प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो लाइकली कि आने वाले समय 2019 के सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स टी कंपनीज के लिए फैमिली कुछ राहत देखने को मिले, क्योंकि मीडियम और हायर रंग चाय की कीमतें पहले ऑक्शन से ही बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। इसीलिए प्योरली उस बेसिस पे जयश्री टी, और जब तक वो ऑक्शन होगा मुझे लगता है स्टॉक हरकत में रहेंगे। मैंने सर से जानने की कोशिश करी थी, तो अगले हफ्ते ही वो ऑक्शन पहला हो जाएगा जिसमें चाय की कीमतें डिसाइड हो जाएंगी, और तब तक मेरे को लगता है ये ट्रेड इंटरेस्टिंग वर्कआउट कर सकता है। तो जयश्री टी आपके स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर रह रहा है। ये पैटर्न ठीक उसी प्रकार है जैसे दिल्ली में गरम गरम चाय के प्याले से अगर आप देखें वो भाप उठती है ना, ठीक प्राइस उसी तरह ऊपर जा रहा है आपकी स्क्रीन पर 91। मोमेंटम तो काफी बढ़िया। पैसे ऐसे तो फ्रॉड भी उछलती है लेकिन इसमें फ्रॉड है नहीं, इसमें तो एक्चुअल स्टोरी है। हाँ, बियर का हेड, लेट्स नॉट गो देयर। आशीष के चेहरे पे खुशी देखी आपने? कल नहीं आना है तो वो एकदम बिल्कुल चेहरे पे है, और हम अपनी जो बार ये मैं कल आ रहा हूँ, ऑफिस नहीं आ रहा। हाँ, ओके। इनफैक्ट जयश्री टी पर एक टेक चेक, किरण बताइए। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, और मेरा मानना है कि बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। इसने एक अच्छा बेस 86 के करीब कर चुका है, 82 से 86, और अभी ये मोमेंटम गैदर हो रहा है। नेक्स्ट मेरा टारगेट रहेगा जो कि टेक्निकल टारगेट आता है 103 से 107, जो कि अगले हफ्ते तक आ जाना चाहिए। चलिए इस बीच एक स्टॉक रख देता हूँ, फिर उसका थोड़ा सा ये इस साल का आखिरी सौदा है, तो थोड़ा सा और मजे लेंगे, है ना। और एक बार जरा पावर ग्रिड को देख लेते हैं। एग्जैक्टली डे हाई पर आ गया। ये आशीष के बोलते बोलते अगर आप देखें ये भी चल रहा था। राजेश कुछ राय इस पर? शानदार पैटर्न है, शानदार पैटर्न है। और इनफैक्ट स्विंग शुरू हुआ है करीबन 196.50 197 से, और 198.90 199 मुझे लगता है कि करीबन लेकिन 201 202 एक छोटा टारगेट मैं यहाँ पे लूँगा। 202 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो फॉर इन दैट केस मुझे लगता है 208 210 तक जाएगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगा करीबन 196 का। 196 का स्टॉप लॉस, और 201 202 की तैयारी पावर ग्रिड करेगा। इनफैक्ट मैं नोटिस कर रही थी ये जो नॉर्मल यूजुअल सस्पेक्ट्स जो होते हैं ना वीरेन, कि क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पर कौन कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा चलते हैं। एक तो क्लब महिंद्रा, यानी कि महिंद्रा हॉलीडेज, ये हमने पकड़ लिया, उसमें तो एक्शन है ही। लेकिन डेल्टा कॉप देखिए, डेल्टा कॉप में थोड़ी सी तेजी आई, आज सिर्फ 1% ऊपर है, और बीते हफ्ते भी इसमें कुछ एक्शन हुआ ही नहीं। हाँ, ओवर द मंथ 5-6% के रिटर्न्स बने हैं। दूसरी तरफ एविएशन कंपनियों में ठीक ठाक पैसे बन गए। यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स में थोड़ा सा एक्शन रहा, लेकिन आज के दिन थोड़े से ठंडे हो गए हैं। जैन साहब, ये जो मंडे को 31 दिसंबर आया है, इसने क्या सबकी स्पिरिट्स ठंडी कर दी है? क्योंकि लोग तो खुद ही सोच रहे मैं खुद पार्टी करने नहीं जाऊंगा, तो इन कंपनियों के शेयरों में तेजी करके क्या फायदा? बात सही है। इनफैक्ट मंडे को आके थोड़ा गड़बड़ तो, और अब आगे भी 2-3 साल ऐसा ही रहेगा, 4 साल शायद। आपने सब कैलकुलेट कर लिया कि आप न्यू ईयर का अब
कैसे नहीं मना पाएंगे, अब छुट्टी लेनी पड़ेगी जैन साहब। नहीं, मैं ले रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो अभी थोड़ी सी देर में जाने वाला हूँ, गोइंग टू उदयपुर एंड मुझे याद है आपके साथ मैंने शोज भी किए हैं उदयपुर में, उसके बाद अभी जा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग ऑन अ ईयर एंड सेलिब्रेशन ओनली देयर। तो बट देखिए पिछले साल यही फायदा था कि 30, 31 2-3 दिन बोनस में मिल गए थे। इस साल अब 30 को संडे पड़ गया, सो 31 का है। बट ओवरऑल आई थिंक डेल्टा कॉर्प इज सर्टेनली अ गुड बैट। और इनफैक्ट ईयर एंड में और अभी जिस तरीके से गोवा का भी सीजन भी चल रहा है और 1-2 सिटीज और भी जैसे उनका गैंगटॉक में भी अब जो ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं, उन सब का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए आने वाले क्वार्टर्स में सर्टेनली दिखेगा इसकी। नहीं तो आप जीएम ब्रिवरी से फोकस करते हैं या फिर जयश्री टी पे फोकस करते हैं न्यू ईयर के टाइम? देखिए मैं जीएम ब्रूअरीज पे तो नहीं करूंगा क्योंकि जो उनके ब्रांड्स है वो थोड़े से कंट्री लिकर और ये सब जो वैसे टाइप में। बट ओवरऑल रेडिको खैतान और जयश्री टी की अगर बात करें तो देखिए चाय तो सर्टेनली जिस तरीके की इस बार राजस्थान में ठंड पड़ी है और नॉर्थ में ठंड पड़ी है, चाय का कंजम्पशन तो मुझे वैसे ही बहुत बढ़ता हुआ लग रहा है। बट ओवरऑल टी इंडस्ट्री के स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहां मुझे जो एक चीज दिखते हैं, कमोडिटी स्टॉक्स अब बहुत बड़े रिटर्न्स आएंगे ऐसा नहीं है। पिछले 5-6 सालों से मैं इनफैक्ट जयश्री टी को रेकमेंड भी कर रहा हूं 2012 से इनफैक्ट चैनल पे, और इन्हीं लेवल्स पे था और उसके बाद 120-25 जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि इसको ट्रेडिंग बेट के हिसाब से ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई मल्टीबैगर रिटर्न्स आ जाए ऐसा मेरा मानना है कि नहीं आएगा। और रीजन बीइंग देखिए इसकी प्राइसेस और जो आशीष बहुत अच्छे एनालिसिस दे रहे थे और मैं आज मैनेजमेंट को सुन भी रहा था इसी मतलब नो योर कंपनी में, तो कॉस्ट बहुत बढ़े हुए हैं, इनके ओवरहेड्स बढ़ते हैं और असम में मैंने देखा है किस तरीके से कॉस्ट और भी बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा रिटर्न्स आएगा, बट फिर भी ये लेवल्स ऐसे हैं कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। 110 तक के लेवल्स के लिए बिल्कुल इस स्टॉक में काम किया जा सकता है। रेडिको खैतान की एक सबसे अच्छे प्रोडक्ट का नाम बताइए। चलिए आपने रामपुर रामपुर सिंगल मॉल्ट है ना? हाँ, एक नया इनका सिंगल मॉल्ट निकला है जो इंडिया का दूसरा सिंगल मॉल्ट है आफ्टर अमरूद। बेहतरीन है, मैंने चैनल चेक किया था और अभी इन दिनों में बहुत अच्छा चल रहा है। रामपुर की आप चाकू के बाद सबसे फेमस चीज अब यही होने वाली है। वाकई अगर आप देखें रामपुर के बाद, रामपुर के चाकू के बाद रामपुर सिंगल मॉल्ट है। खैर रेडिको खैतान आपकी स्क्रीन 50 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। अच्छे मूव अगर आप देखें, अभी पावर ग्रिड में था, उसके बाद आप देखिए बीते कुछ देर में क्या हुआ है। बीएचईएल को देखिए, आज भाजपा ने कैपिटल गुड्स को पकड़ा था सुबह, तो बीएचईएल काफ़ी शार्प मूव देता हुआ करीब 2% ऊपर है। और देखिए बात मैं शार्प मूव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने हायर लेवल्स को सस्टेन किया, मोमेंटम फिजल आउट नहीं हुआ। क्योंकि उसके उलट अगर आप एलएनटी को देखें तो मेरे ख्याल से एलएनटी डे लो की तरफ बढ़ रहा है, तो बीएचईएल को इस बात का एक एडवांटेज मिलना चाहिए। पावर ग्रिड अभी जिसका जिक्र मैंने किया। मेटल में अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, इसने काफ़ी शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, और जिंदल स्टील ये भी अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। और अगर आप देखें आई थिंक कजारिया सेरेमिक्स मिस कर गया, कंप्लीटली मिस कर गया। और आई थिंक एक सेल मेरे ख्याल से हर्षदा हमने एक पहली कॉल ली थी ना आज सुबह में, इनफैक्ट सेल टाटा स्टील दोनों पर बात कर रहे थे और सेल पर प्री ओपन में वागले साहब ज्यादा बुलिश थे और मेरे ख्याल में उन्होंने 60 तक के टारगेट का जिक्र किया था। और ऑफ कोर्स टाटा स्टील आप लोगों ने मेरे ख्याल में 520 के आसपास सुबह में पकड़ा और आज 524-26 तक के लेवल्स देखने को मिले, तो यहाँ पर ट्रैक्शन देखा गया। इनफैक्ट कुछ देर पहले हम एसटीसी का जो जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये भी सुबह में सुझाया हुआ था, प्रदीप शायद इसका जिक्र कर रहे थे, तो वो भी मोमेंटम ट्रेड देखिए 6% तक की तेजी इसमें देखने को मिली है। लेकिन आखिरी 20 मिनट बचे और ट्रेड के मेरा सिस्टम तो हैंग हो रहा है, ये वैसे भी छुट्टी के मूड में चला गया। लेकिन ओवरऑल देख लीजिए, टेक महिंद्रा स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो हर्षदा के सिस्टम ने सरेंडर कर दिया कि भैया बस बहुत हुआ। 724 के लेवल्स। किरण इस पर एक फटाफट कॉल दीजिए। आपके रडार पे आया और मेरे रडार पे भी आ गया, तो टेक महिंद्रा बिल्कुल एक स्ट्रांग बाय है। अभी 20 मिनट के लिए मेरा मानना है कि बाय करके चलना चाहिए। 730, 732 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए और आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 720 का। 720 का स्टॉप लॉस और आप टारगेट क्या मेंशन कर रहे हैं सर? 732। ओके, तो मोमेंटम ट्रेड ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ऐसी कुछ और आइडियाज आपके लिए लेकर आएंगे। आज का दिन भले ही ठंडा हो, एक्शन तो है थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपने वो सारे ट्रेड्स में बैठना है, पकड़ना है उन्हें। वरुण हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए और वरुण ने इनफैक्ट आज कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है
कि ब्रोकरेजेस 2019 के लिए क्या तैयारी करें, कौन से स्टॉक्स रेडार पर आए हैं। तो पहले एक नई रिपोर्ट वरुण जो आपके हाथ है, मोतीलाल ओसवाल क्या कह रहे हैं ये? देखिए टोटल 10 स्टॉक है जो इनके रडार पे है, उसमें से 5 स्टॉक जो है वो हैवी वेट है और 5 स्टॉक मिड कैप के हैं। सबसे पहले हैवी वेट्स की बात करता हूँ तो इनको यहाँ टाइटन काफ़ी पसंद आ रहा है, 18% का अपसाइड दे रहे हैं, 1105 का प्राइस टारगेट है। इनका कहना कि अक्रॉस द सेगमेंट टाइटन जो ऑपरेट करता है वहाँ बेहतर ग्रोथ देखने मिलेगी और अपने पीयर्स से तो काफ़ी बेहतर ग्रोथ रेट डिलीवर करेगा, करीब 20% के आसपास की, और इसके लिए ये स्टॉक इनको पसंद आता है। दूसरा ICICI बैंक, इसका जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी सुधार होगा और जो ओवरऑल अर्निंग्स मोमेंटम है उसमें FY20 से बेहतर सुधार आएगा। 400 रुपये का प्राइस टारगेट ICICI बैंक पे दिया है। इसके अलावा फिर से एक बार कंजम्पशन HUL यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 2140 रुपये का अपसाइड इस काउंटर पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि अगर लार्ज कैप कंज्यूमर स्पेस में अगर आपको कहीं प्ले करना है तो HUL उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, यहाँ दाव लगा के चलिए, अच्छा खासा आपको फायदा हो सकता है। और अगला जो लार्ज कैप है वो है इन्फोसिस, 800 रुपये का प्राइस टारगेट इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि हाल ही में जो डील विंस हुए हैं उससे तो काफ़ी बड़ा फायदा होगा और इनके जो फाइनेंशियल सर्विस और रिटेल का है सेगमेंट वहाँ से बड़े ग्रोथ इनको देखने मिल सकती है। और सबसे आखिरी में L&T, यहाँ इनको पसंद आ रहा है ये स्टॉक, हालांकि प्राइस टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1570 रुपये के आसपास का ही प्राइस टारगेट है, लेकिन ये बेहतर ग्रोथ देख रहे हैं आगे इस काउंटर में और मार्जिन्स जो है वो इस कंपनी के पिकअप हो सकते हैं, इसके लिए प्राइस टारगेट दिया गया है। अब मैं बताता हूँ आपको 5 जो मिड कैप स्टॉक्स है जहाँ मोतीलाल दाव लगाने की बात कर रहा है। उसमें इंडियन होटल्स है 163 रुपये का प्राइस टारगेट, मेरिको में करीब 465 रुपीज़ का प्राइस टारगेट दे रहे हैं, ओबेरॉय रियल्टी 574 का प्राइस टारगेट, ऑरबिंदो फार्मा में अच्छे खासे 26% का अपसाइड 920 रुपये का प्राइस टारगेट दिया गया है और सबसे आखिरी में क्रॉम्पटन ग्रीन्स कंज्यूमर्स पे 260 रुपये का प्राइस टारगेट दिया गया है। कल के क्लोजिंग से करीब 16-17% के आसपास का अपसाइड है। तो ये 5 मिड कैप और 5 लार्ज कैप स्टॉक्स है जो मोतीलाल ओसवाल आपको खरीदने के लिए कह रहा है 2019 में। इंटरेस्टिंग ट्रेड वीरेन, और इनफैक्ट वरुण ने क्या आज 4-5 रिपोर्ट्स पढ़ी है। वरुण आप कल आ रहे हैं या नहीं? नहीं कल तो आऊंगा, नहीं, जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना लेके आऊंगा। हाँ नहीं, क्योंकि जो भी लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और आज आपने इतनी सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली, हम चेक कर रहे हैं कि वो आएंगे या नहीं, तो हम तैयार रहे वीरेन और मैं होंगे कल सुबह। राइट, मैं भी रहूंगा साथ में। चलिए तो वरुण भी होंगे। अच्छा, इतनी सारी आपने क्योंकि रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं, अब क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, कोई ऐसे स्टॉक्स जो स्टैंड आउट कर रहे हैं जो सबको पसंद है, वो शायद आसान रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। राइट, देखिए 4 स्टॉक्स है जो सबको पसंद आ रहे हैं। एक तो L&T का काउंटर है, यहाँ क्रेडिट स्विस को ये पसंद आया है, मोतीलाल ओसवाल को भी ये पसंद आया है। क्रेडिट स्विस का टारगेट 1700 रुपये का है, मोतीलाल का हालांकि 1570 रुपये का है। अगला जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ICICI बैंक, क्रेडिट स्विस और मोतीलाल दोनों को ये स्टॉक पसंद आ रहा है। क्रेडिट स्विस का टारगेट इसमें 375 का है, हालांकि मोतीलाल का 400 रुपये का प्राइस टारगेट इस काउंटर पे है। अगला काउंटर जो है वो है FMCG स्पेस से मेरिको, और ये कॉमन पसंद है ज़्यादातर लोगों की। मोतीलाल और एक्सिस दोनों ही मेरिको पे दाव लगाने की बात कर रहे हैं। और देखिए मोतीलाल का जो टारगेट है वो 465 का है और एक्सिस का 428 का प्राइस टारगेट है। और आखिरी स्टॉक जो सभी को पसंद आ रहा है इनफैक्ट वो है वोल्टास, यहाँ भी रेलीगेयर और एक्सिस दोनों पसंद कर रहे हैं स्टॉक को। रेलीगेयर का टारगेट 697 का है और एक्सिस का 672 का है। तो ये 4 कॉमन स्टॉक्स है, वोल्टास, मेरिको, L&T और ICICI बैंक, जो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस में कॉमन पसंद है। जी हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग अगर आप देखें स्टॉक्स कॉम्बिनेशन से। देखिए पहले जब हर्षदा वरुण ने जब पहले लिस्ट दी ना लार्ज कैप्स की, 1840 का HUL और ये टारगेट दे रहे थे 2140 का, यानी यहाँ से 30 रुपये, यानी लगभग 15% और अपसाइड ये बड़े बेस के बाद ये बड़ी बात थी। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन जब कॉमन फैक्टर्स निकल के आए तो उसमें यहाँ पर वरुण ने कहा ये मेरिको, हाँ, तो मेरिको एक एडवांटेज मिल रहा है उसको क्योंकि ये HUL पहले काफ़ी चल चुका है। और दूसरी बात इन्होंने एक L&T का जो जिक्र किया ना, L&T के बारे में रिपोर्ट मैं भी पढ़ रहा था, जो इनका एसेट सेल प्रोग्राम है ना नेक्स्ट ईयर और इनफैक्ट जो अगले 2-2.5 साल तक कंटिन्यू रहेगा, उससे काफ़ी कैश जनरेट होगा। वो इसको एक बहुत ल्यूक्रेटिव और एक बहुत फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट कॉल बना रहा है। तो वाकई ये जो L&T का जिक्र किया और साथ ही साथ मेरिको का और ICICI बैंक के 3 प्रेफर्ड पिक्स निकल के आ रही हैं। राजेश, एक तीनों पे टेक्निकल कमेंट करना चाहेंगे? यस डेफिनेटली। इनफैक्ट वीरेन, मुझे लगता है कि L&T का जो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे स्लाइटली पोजिशनली बात करूँगा, L&T का मेरा टारगेट करीबन 1550 से 1600 का होगा। हालांकि इस लेवल पे बाय करें या 1400 के, यहाँ से 40-50 रुपये का एक स्विंग
आ सकता है कि जहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी हम रख सकते हैं 1550 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 1400 के नीचे होना चाहिए। तो L&T एक बेटर है। आपने जो मैरिको का जिक्र किया, मैरिको के साथ आप 373.80, तो अगर आप यहाँ पे मैरिको की बात करें तो मुझे लगता है टारगेट करीबन जो होगा मेरा वो 410 के आसपास का हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। 360 370 ये इसका एक्यूमुलेशन लेवल है। 350 स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चल रहे हैं। ओके, तो मैरिको और L&T ये प्रेफर्ड पिक। इनफैक्ट वोल्टास भी क्योंकि सभी के रेडार पर आया है या फिर मेजॉरिटी लोगों के रेडार पर है 554 पर। ये शायद एक फंडामेंटल कॉल अच्छा है, लेकिन चार्ट्स पर क्या उतनी चमक है, उतना जिंग है क्या स्टॉक में किरण? आप L&T की बात कर रहे हैं? वोल्टास की बात कर रही हूँ मैं। वोल्टास, सॉरी, वोल्टास अभी के लिए तो मैं अवॉइड लिस्ट में रहेगा, एग्रेसिव नहीं रहूंगा। 1 अक्टूबर महीने से एक हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है और इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन का करीबन 535 लेवल्स पे आ रहा है, पर इधर ऐसा कुछ खास ऐसे मूव नहीं देखने को मिल रही है जहां पे मैं एग्रेसिवली जाके कहूं कि इधर से एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कह रही थी ये एक फंडामेंटल व्यू जरूर है इन सभी ब्रोकरेजेस का, लेकिन इस स्टॉक में वो जिंग नहीं है, वो एक्स्ट्रा फैक्टर, एक्स फैक्टर नहीं दिख रहा है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक इसको तो हाथों हाथ लिया। वीरेन, सही टाइम पर आपने इसको स्पॉट किया। 1261 तक के लेवल्स, इनफैक्ट ये डेज हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 1262 डेज हाई है। किरण, जाते जाते भी क्या मौका आपको दिख रहा है तेजी के बाद? अभी भी मैंने सुना ही नहीं दिया, आप कौन से स्टॉक के बात कर रहे हैं? कोटक की बात कर रहे हैं। ओह सॉरी, कोटक में मेरा मानना है कि बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बने रखना चाहिए और मेरा मानना है कि ये इमीडिएट टारगेट कल के लिए 1280 के रहेंगे। 1280 से लेके 1290 एक कंजेशन जोन है, ये टेस्ट होता नजर आएगा। जो लॉन्ग पोजीशन जिनके पास है इनके लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1244 का। वोल्टास के बाद और इनफैक्ट कोटक के बाद एक बार फिर से मदरसन सुमी पे लौटेंगे। हमने यहाँ पर एक व्यू लिया था राजेश का 166.80 पे, अगर आप देखें 166.70 पे अच्छी क्लोजिंग के साथ ही घर जा रहा है अगर आप देखें। और उसके बाद JSW स्टील को देखिए, अब ये एक बार फिर से 307 के प्राइस। आई थिंक आज का अगर सबसे क्लियर कट ब्रेकआउट और एक बेहतरीन बेस के आसपास अगर कोई क्लोजिंग है तो वो ये है JSW स्टील। बाकी रही बात डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो किस दिन क्या ट्वीट करते हैं उससे माहौल ख़राब हो जाए वो बात दूसरी है, लेकिन आज का सबसे क्लियर कट ब्रेकआउट ये है। MGL का जिक्र मैंने किया था, उसके बाद अगर आप देखें तो IGL, इसमें भी एक आई थिंक भाषा कोई न्यूज़ तो नहीं आई ना अभी फिलहाल इसके बारे में? IGL में नहीं आई ना, इस सेक्टर को लेकर नहीं आई, लेकिन इस स्पाइक को देख के लग रहा है। आई मीन बोथ, अगर प्लीज हाँ कॉम्बिनेशन को देखिए प्लीज, IGL MGL दोनों लेके आइए। और जिस प्रकार MGL भागा, जिस प्रकार IGL भाग रहा है 265 से अगर आप देखें 67 कुछ ही टिक्स में अगर आप देखें डे हाई पर है। राजेश, अगर मैं ये कहूँ एक इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि दोनों स्टॉक्स में अच्छा मूव आया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद माइट भी कोई डेवलपमेंट हो पीछे की तरफ, लेकिन कैरी करना हो टेक्निकल ग्राउंड अगर सिर्फ, तो कौन सा कैरी करेंगे आप? देखिए मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। MGL में मोमेंटम है, IGL का कैचअप रैली आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है IGL एक लगाट था, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उस लिहाज से अगर सोचे तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ IGL के साथ जा सकते हैं। 264 का छोटा स्टॉप लॉस होगा, 267.75 यानी करीबन 3.5-4 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस। ऑन द कॉन्ट्ररी जो अपसाइड यहाँ पे अनफोल्ड होगा, मुझे लगता है वीरेन करीबन 284 से 290 पोजिशनली अनफोल्ड हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है IGL में वो मोमेंटम आ रहा है कि जो कैचअप रैली ट्रेड करने या खेलने के लिए लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो मोमेंटम का अगर कुछ नया सोचना है तो IGL भी ट्रेड हो सकता है। अच्छा, IGL में भी एक मौका है, ट्रेड करके जाइए। ट्रेड तो लोगों ने आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी किया है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 7% ऊपर है ये काउंटर और प्राइस आपको मैं बता देती हूँ फटाफट। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ भी कारोबार देखने को मिला है। 624 पर आया है। देखिए अब ये जो तेजी आई है वो लार्जली पिछले 1 घंटे की तेजी है। इसको पढ़िए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक किरण, और ये बताइए जिन लोगों ने तेजी की वो ठीक है, उसको क्या कैरी करना चाहिए कल के ट्रेड के लिए? बिल्कुल कैरी करके चलना चाहिए। मेरा मानना है कि 650 के लेवल्स आपको कल देखने को मिल जाने चाहिए और उसके ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इवेंचुअली 3 से 4 महीने का अगर ट्रेड लेते हैं तो करीबन 720-740 के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए और अभी के लिए 580 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 580 का स्टॉप लॉस और आप कह रहे हैं कैरी करके जाएं। वीरेंद्र, सुबह में हम बात कर रहे थे बाटा की और क्या दौड़ा है वो शेयर आज।
इनफैक्ट इस पूरे साल इसने ठीक ठाक रिटर्न कमा कर दिया है, आज भले ही 1130 पर आकर सिमटा हो। ओवर द ईयर इसका चार्ट पैटर्न एक बार डायरेक्टर साहब लेकर आइए स्क्रीन पर, तो दर्शक भी समझ पाएंगे कि क्या कमाई करके दी है बाटा ने। पिछले 12 महीनों में देखिए 51% तक के रिटर्न्स, बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा है। इनफैक्ट इसके साथ मैंने खादिम देखा, रिलैक्सो फुटवेयर भी रेडार पर आया है, दोनों में वॉल्यूम्स थोड़े कम रहते हैं। बाटा तो ऑफ कोर्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। खादिम देखिएगा राजेश जी, रीसेंट लिस्टिंग है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत एक्शन आया है। आज का चार्ट दिखाइए, खादिम में आज तेजी देखने को मिली है। इस समय का मूव देखिए 557 555 के लेवल्स पर 4% ऊपर। देखिए इनफैक्ट हर्षदा मुझे लगता है 850 जो इसने रिसेंट टॉप किया था, वहाँ से जो 52 वीक हाई की बात कर रहा हूँ, वहाँ से जो ये वन वे इसमें करेक्शन हुआ तकरीबन 500-510 का इसमें रिसेंट लो दिखता है। 500-510 पे बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल पे किसी ने बड़ा यहाँ पे बाइंग हुआ है। तो मुझे लगता है इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 525। एक स्विंग का टारगेट होगा करीबन 610 का। ओके, इस बीच आप एक स्टॉक देखिए मुथूट फाइनेंस, डे हाई पर 516 के स्तर पे, और राष्ट्र ये अपने ट्रेडिंग करियर का जो उसका हाई है ना वो है 520, यानी जितना पेन दूसरी एनबीएफसीज में था वो इसमें नहीं है। अब गोल्ड फाइनेंसिंग, इसमें एडवांटेज क्या है इनके पास, एक तो ये है कि जो भी आपका जो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी थी लोअर लेवल्स पे वो आपने तुरंत पास ऑन कर दी। और एक और चीज़ है, यहाँ पर 4-5 महीने में लोन क्लोज हो जाता है ना, तो इनको ईएमआईज और उनमें डिफ़ॉल्ट की दिक्कत भी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ इनके एडवांटेज इनके पास था। और ये इसका हर 20 रुपये का मूव ना कहता था यार बस हो गया, अब नहीं, हर 20 रुपये का मूव, और करते करते एक बार फिर से अगर आप देखें हाईस पर आ गया। और गोल्ड पॉलिसी जब आएगी तो और भी एक्शन देखने को मिलेगा इसमें। और गोल्ड पॉलिसी जैसे हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि इसी साल यानी कि 2019 जनवरी में ही वो उसका ऐलान होगा, तो उस पर आप ध्यान जरूर दें। मुथूट 525 का टारगेट रहेगा या फिर उसके ऊपर का? देखिए स्विंग के हिसाब से तो बढ़िया है, और जैसे वीरेन ने कहा कि ओवरऑल एनबीएफसीज में मुथूट फाइनेंस में अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम हमने देखा है। उस लिहाज से मुझे लगता है 524-25 टारगेट डेफिनेटली आएगा। एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे करीबन 505 के आसपास का यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। बढ़िया पैटर्न है, पैटर्न तो काफी शानदार है ये साल। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के लिए रहा कैसा वो भी आपको बता दे। देखिए आखिरी 5 मिनट बचे हैं और ट्रेड के लिहाज से अब निफ्टी आपको बता दूं एकदम फ्लैट 10,859 के लेवल्स पर जाकर टिक रहा है। 21 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है, लेकिन गिरते पड़ते काफी उतार चढ़ाव के बीच, एक रोलर कोस्टर राइड के बीच सेंसेक्स 2018 में आपको कम से कम 6% के रिटर्न देके जा रहा है। निफ्टी 3% की कमाई करके जा रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में स्थिति बिगड़ी है। मिड कैप इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया, 15% के नेगेटिव रिटर्न्स, और स्मॉल कैप का भी वो आंकड़ा हमने देखा था 17% या 18% नेगेटिव रिटर्न्स। आईटी एफएमसीजी शेयर सबसे ज्यादा चले वीरेन। ऑफ कोर्स प्राइवेट बैंक्स और निफ्टी बैंक ने भी उतनी कमाई की है 6 से 8% तक की, लेकिन टेक्नोलॉजी वो रुपये का पूरा फैक्टर है जो आईटी के काम आया और वहां पर सबसे ज्यादा कमाई। वर्स्ट परफॉर्मिंग, और इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है कि वो मेटल इंडेक्स है जो आज आखिरी दिन चल रहा है। आई एम श्योर द मेटल स्टॉक्स आर सेलिब्रेटिंग कि थैंक गॉड 2018 से पीछा छूटा, अब हमें थोड़ा सा एक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस फिर ऑटो और ऑफ कोर्स रियल एस्टेट ने भी दिखाया। तो 2018 का ये पूरा साल रहा है जहां पर वो सेक्टोरली एक्शन हमने आपके सामने रखा। जी हाँ, ये निफ्टी के हीरो अगर आप देखें बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, टीसीएस और एचयूएल ने अगर आप देखें, और इनफैक्ट टीसीएस ने करीब 40%, टेक महिंद्रा ने 42% और बजाज फाइनेंस ने करीब 40%। लूजर्स को देखिए, टाटा मोटर्स, कोई दो राय नहीं है कि इनका नाम सबसे पहले आएगा। यस बैंक, मुझे याद है हर्षदा आप ही अगर आप देखिए कल्प्रिट है इसके पीछे, वो रिपोर्ट कौन सा दी नहीं मजाक कर रहा हूँ मतलब मैं। और भारतीय एयरटेल और वेदांत अगर आप देखें तो यहाँ पर 38.7% का रिट्रेसमेंट। लेकिन मजे की बात देखिए, आदमी के पूरे शरीर में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक होती है पैर और एक होता है चेहरा। और चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं दांत। और कोलगेट क्या रिटर्न दी, और पैर में बाटा जी। तो टॉप टू टो क्या शानदार मूव मिला। कोलगेट आपकी स्क्रीन पर अभी हमने जब पकड़ा था तो 1334 पे था और 1345 पे डे हाई पर, तो ऊपर से नीचे तक कमाल ही कमाल है। जी हाँ, और इस पूरे साल में देखिए 22% से ज़्यादा की कमाई। और बाटा वो कहते हैं ना कि यू जज अ मैन बाय हिज शूज, और बाटा ने एक्चुअली अगर आपके पोर्टफोलियो में बाटा है तो उसने तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन आपको करके दिया है। 50% तक के रिटर्न्स इसने आपके लिए कमाए हैं। जाते जाते कोई ट्रेड है क्या किरण? स्क्रीन पर कुछ दिखा आपको?
हाँ, 2 काउंटर है, हाई रिस्क ट्रेड है। हीरो मोटो पे मैं शॉर्ट करने की सलाह दूंगा और ये शॉर्ट पोजीशंस लेके जाना चाहिए घर पे। इसने 3 दिन का जो लोज है वो तोड़ दिया है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ। और दूसरी बात है कि टारगेट बहुत नीचे के है, कल ऑटो नंबर्स आने चाहिए, पर ये मेरा चार्ट ये अभी बता रहा है कि बहुत खराब नंबर्स हीरो मोटो लेके आएगा। और मेरा कल के लिए टारगेट 3010 है, यानी इधर से करीबन 80-90 रुपए की डाउनफॉल देखने को मिलेगी और आपका स्टॉप लॉस 3120 का रहेगा। ओके, इस बीच अगर आप देखें आज एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के साथ जो स्टॉक कल के लिए जा रहा है उसमें नो डाउट GSFC, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था स्टॉक को 117 पे, और राजेश मेरा ट्रेड ग्रिप में है, कैरी कर लूँ कल के लिए? करना चाहिए मुझे लगता है। और वैसे भी देखिए वीरेंद्र, मुझे लगता है कि मार्केट का ज़्यादा इम्पैक्ट GSFC पे कभी दिखता नहीं है, कि ऐसा नहीं कि अगर 50 पॉइंट निफ्टी नीचे खुले तो GSFC टूट के बिखर जाए, तो मुझे लगता है कैरी करना चाहिए। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग ट्रेड कैरी करने लायक। दिग्गजों में मेटल्स में पोजीशन आप रोल कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं? मेटल लेना चाहिए या कुछ मुनाफा वसूल ले? नहीं, मेटल तो अभी भी शुरू भी नहीं हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग। अर्षदा जी, जिस तरह से बॉटम फॉर्मेशन JSW स्टील में दिखता है, बढ़िया फॉर्मेशन है। 340 का इमीडिएट टारगेट मुझे यहाँ पे दिखता है। मे बी एक हफ्ता 10 दिन के हिसाब से अगर आप सोचे तो JSW स्टील मेटल रादर बहुत अच्छा है, सेल भी अच्छा पैटर्न है। आज आप देखो ओवरऑल मेटल में प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन वो सीवियरनेस नहीं है उसमें, और मुझे लगता है स्लोली जो शॉर्ट्स है वो निकल रहे हैं और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो मेटल लेना चाहिए। मारुति भी अगर देखिए, इनफैक्ट जो अभी बात कर रहे थे ना यहाँ पर कि हम हीरो मोटो कॉपिक सेल कॉल लेके जानी चाहिए, आज आई थिंक इस महीने की सेल्स फिगर्स है ना, सभी थोड़े से दुखी नजर आ रहे हैं, हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। और 7452 डे लो की तरफ अगर आप देखिए मारुति बढ़ता हुआ, तो आज ऑटो स्टॉक्स कंप्लीटली बैकफुट पे, और फ्रंट फुट पे आज अगर आप देखें किसी ने पारी खेली तो है वो है मेटल्स। इस बीच आप कोलगेट देखिए, इसकी मुस्कुराहट रुकी ही नहीं रही है, और धीरे धीरे अगर आप देखें 1350 पे, तो ये हमारी अगर आप देखें आज एक अच्छी पिक रही आखिरी सौदा की। और उसके बाद अगर आप देखें DCB का जिक्र मैंने किया था कि प्लीज़ यहाँ पर एक ट्रेड देखिए, और DCB अभी 178, तो देखिए ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे ट्रेड्स हमको ना आज जो क्लोजिंग के वक्त मिले हैं, जिसमें GSFC रहा, जिसमें कोलगेट रहा, जिसमें ऑलमोस्ट आप देखिए तो डे हाई पर कोलगेट बढ़ता हुआ अब 1351। तो आज इस साल के अंतिम दिन और अंतिम अगर आप देखें मिनट में भी, तो कोलगेट जो है ना वो एक एक रुपया करके जो अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। निफ्टी इस बीच अगर आप देखें 10,859 में भले ही लाल निशान है, लेकिन सरेंडर नहीं किया। मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छी रही, लेकिन थोड़ा सा आखिरी में अगर आप देखें मार्केट ब्रेथ स्लिप हुई। डेक्लाइंस करीब 1108 गिरने वाले और बढ़ने वाले करीब 1495। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम क्लोजिंग तक आते आते निफ्टी बैंक हरे निशान में है, निफ्टी भी हरे में ही क्लोज हो। देखते हैं, मुझे लग रहा है एक पॉइंट ऊपर है तो 3-4 पॉइंट और बढ़ जाएंगे। 10,863 का स्तर यहाँ पर है और 2 अंक ऊपर। मेटल्स इस 2018 के अंतिम दिन के अंतिम मिनट JSW स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, ये 3 सबसे मजबूत कड़ी। टाटा मोटर्स जो कि पूरे साल तंग रहा, आज कम से कम अगर आप देखें इस 2 साल का अंतिम दिन ये एक हरे निशान लेके जा रहे हैं। सन फार्मा अगर आप देखें ये भी तंग रहा। और हर्षदा आखिरकार जी चलिए, अब इस सेशन की क्लोजिंग हो गई 2018 का अंत, और 2 अंक ही सही, लेकिन इस बड़े उतार चढ़ाव बढ़े वाले साल की एक शानदार क्लोजिंग। मैं इनफैक्ट इस क्लोजिंग नोट पर 3 स्टॉक्स का भी जिक्र करना चाहूंगी, ताकि लोगों को याद रहे कि ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी होते हैं और खराब क्वालिटी से हमेशा दूर रहना चाहिए। एक है वक्रांगी, 92% तक की गिरावट इसने दिखाई है इस साल में। दूसरा है PC जूलर, ये 81% गवा चुका है। और तीसरा है क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी इतनी खराब निकली, ये भी 92% की गिरावट पर जाकर फाइनल क्लोज दिखा रहा है। तो आप लोगों के लिए यही एक सुझाव है। और हाँ, JP एसोसिएट्स की तो वैसे भी हालत पहले से ही टाइट थी कि खराब क्वालिटी से आप दूर रहेंगे। ये एक रेजोल्यूशन आप लोग बना लीजिए, और अच्छी क्वालिटी, फंडामेंटल्स जहाँ पर अच्छे हैं, जहाँ पर बैलेंस शीट में विजिबिलिटी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, उन स्टॉक्स पर फोकस करेंगे तो आपका पैसा बनेगा और सुरक्षित रहेगा, ऐसे एरोड नहीं होगा। तो इसी नोट पर ये निफ्टी के हीरो ये आज का सत्र है, लेकिन ओवरऑल उतार चढ़ाव जो भी हो, रोलर कोस्टर राइड के बीच एक पॉजिटिव रिटर्न कमा लिया है। जी हाँ, वाकई 2018 अगर आप देखें बहुत कुछ देखे गया, बहुत कुछ लेके भी गया। जैसे कि हर्षदा ने कहा, कुछ स्टॉक्स जो हैं वो आपका पैसा लेके गए, लेकिन आपको एक सोच और साथ ही साथ एक सीख देके गए।
और ये आज के अगर आप देखें आखिरी सौदा के कुछ दमदार ट्रेड्स, कोलगेट, कोटक महिंद्रा बैंक, डीसीबी और पिरामिड एंटरप्राइजेज अगर आप देखें इनमें आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग मिले। इस बीच आप जरा आज स्टॉक 2020 के रिटर्न्स को देखते हैं एग्जैक्टली आज वहाँ पे क्या हुआ और जो हमारे खिलाड़ियों ने दाव लगाया था जिन स्टॉक्स पे उनमें क्या रुझान रहा। आज रिजल्ट्स फाइनली आपकी स्क्रीन पर और आशीष 2.25% और नीरज जी अगर आप देखें तो आज लगभग 1% की रिटर्न्स के साथ उन्हें थोड़ा सा संतोष करना पड़ा। हर्षदा और आशीष की टीम में देखिए चाय कंपनी ने कमाल दिखाया, गुडरिक 6% ऊपर, एचडीआईएल टीम का हिस्सा था, हैरिसन मलयालम एक और चाय स्टोरी, मुझे लग रहा है आशीष टी टोटलर है। और कल तरु पावर में भी हमने देखा अच्छे रिटर्न्स, करीब 3% तक की तेजी बनी है। दीवान हाउसिंग, बजाज इलेक्ट्रिक्स, ग्लोबल स्पिरिट्स और ऑरबिंदो फार्मा ये नीरज के आउट परफॉर्मेंस रहे। तो हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में 2 पॉइंट ऊपर 10,862 पर 2018 बाजार को छोड़ गया है और निफ्टी बैंक 34 से 35 पॉइंट ऊपर लगभग 27,160 पर। इसी के साथ ये ट्रेडिंग सेशन तो हुआ खत्म, लेकिन तैयारी अब शाम की कर लीजिए। और एक बड़ी बहस जो राज्यसभा में आज होने वाली थी, लेकिन ये बिल पेश नहीं हुआ। 3 तलाक बिल आज राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया है। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा 2 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज आवाज अड्डा में हमसे आप इसी से जुड़ा हम आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 3 तलाक पर 3 साल की सजा का विरोध सही है? आप इस डिबेट में हिस्सा लें। CNBC_आवाज पर आप जाइए, हमारा ये ट्विटर हैंडल है और आप अपनी राय सामने रखें। तो इसी के साथ इस साल को हम करते हैं सलाम। 2018 में मार्केट ने आपको थोड़ा सा दुख दर्द दोनों दिया है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि 2019 बेहतर और शानदार साल रहे। और अगली मुलाकात आपसे होगी नए साल में 2019 में। तब तक के लिए नमस्कार।